मरो। आरुष तूफान की तरह दौड़ा और उसके हाथों में एक खंजर दिखाई दिया। ट्रायल टावर में बिताए 2 महीनों ने आरुष की गति में जबरदस्त इजाफा कर दिया था, और गति के मामले में अब आकाश श्रेणी के राक्षस भी उसके सामने नहीं टिकते थे। आरुष ने झपट्टा मारकर एक बर्बर का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे उसका सिर जमीन पर लुढ़क गया। हालांकि आरुष का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। वह दूसरे बर्बर पर टूट पड़ा और जल्द ही एक और बर्बर का सिर जमीन पर लुढ़क गया। आरुष मानो भूत प्रेत से ग्रस्त था और बर्बर लोग अपनी आंखों से उसे मुश्किल से देख पा रहे थे। करुण चीखें गूंजती रहीं और जमीन पर पड़ा दाढ़ी वाला आदमी उस नजारे को देखता रहा। धिक्कार है। दाढ़ी वाले आदमी को एहसास हुआ कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। आरुष के बारे में उसे जो जानकारी मिली थी वह बिल्कुल भी सही नहीं थी। वह कोई साधारण स्पेस-टाइम क्षेत्र साधक नहीं है। दाढ़ी वाले आदमी का दिल दुखने लगा। इसी बीच एक अन्य बर्बर व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा। दाढ़ी वाला आदमी जल्दी से चिल्लाया, रुको, ये गलतफहमी है, चुप रहो। काव्या ने उसके मुंह पर पैर रखा और कहा, उसे बीच में मत टोको। उसे अपनी हत्याओं का मजा लेने दो। मुझे उसे मारते हुए देखना अच्छा लगता है। दाढ़ी वाला आदमी अवाक रह गया। काव्या और दाढ़ी वाले आदमी की बातचीत के दौरान और भी बर्बर लोग मारे गए। पलक झपकते ही 100 से ज्यादा लाशें गिर चुकी थीं। बर्बर लोग ये जानकर भयभीत हो गए कि उनके कुल के इतने सारे लोग मारे गए हैं। ये तथ्य कि उन्हें अपराधी की एक झलक भी नहीं मिली थी, दृश्य को और भी भयावह बना रहा था। बर्बर कबीले के सदस्य शक्तिशाली थे और उनके हमले प्रभावशाली थे। दुर्भाग्य से गति कभी उनकी विशेषता नहीं रही। राजा मर गया, भागो, हमें जीना है। एक बर्बर ने दाढ़ी वाले आदमी को जमीन पर पड़ा देखकर दहाड़ लगाई। ये कहते हुए बर्बर पलटा और वहां से भाग गया। क्या धिक्कार है, मैं अभी भी जिंदा हूं। दाढ़ी वाले आदमी ने बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर दहाड़ा। हालांकि बर्बर लोगों ने उसकी बात अनसुनी कर दी और भाग गए। आरुष आखिरकार रुक गया। उसे गर्मी महसूस हुई और उसने देखा कि उसके हाथ में खंजर से हल्की लाल चमक निकल रही थी। आरुष घबरा गया। मास्टर पैगोडा, ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा खून खौल रहा है? आरुष ने पूछा। लिटिल पैगोडा ने कहा, मुझे लगता है कि तुम कत्लेआम से नशे में हो। आरुष की अभिव्यक्ति जम गई। लिटिल पैगोडा ने आगे कहा, तुम्हारा खून तो नहीं खौल रहा, लेकिन पहली बार जब तुम इस तरह का कत्लेआम करोगे तो बेचैनी होना स्वाभाविक है। थोड़ा आराम करने के बाद तुम ठीक हो जाओगे। आरुष थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर भी अंत में उसने सिर हिला दिया। छोटे पैगोडा ने राहत की सांस ली। उसकी आवाज पूरे छोटे पैगोडा में गूंज उठी, अच्छा हुआ कि उसका वंश यहाँ नहीं जगा। हालात खतरनाक हो जाते। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों मिलकर भी उसे दबा पाएंगे। उसका मार्गदर्शन करो, सुनिश्चित करो कि वह एक अच्छा इंसान बने, रहस्यमयी आवाज ने कहा। अच्छे इंसान, तुम्हारा सिर? लिटिल पैगोडा ने पलटकर जवाब दिया। अगर उसने कोई कदम नहीं उठाया होता तो मैं उसे छोड़ देती। हम यहाँ किसी नाजुक इंसान को राह दिखाने नहीं आए हैं। लेकिन अगर उसकी जगह उसके दादा यहाँ होते तो इस पर्वत श्रृंखला के राक्षसों का सफाया हो जाता। क्या होगा अगर उसके पिता यहाँ होते? रहस्यमय आवाज ने पूछा। छोटा पैगोडा हिचकिचाता हुआ सा लग रहा था। उसने कहा, यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। कम से कम वह आरुष की तरह काम करेगा और किसी बिंदु पर रुकने से पहले उन राक्षसों को मार डालेगा। हालांकि वह ऊपरी क्षेत्र में सभी जीवन का सफाया भी कर सकता है। रहस्यमयी आवाज इस रहस्योद्घाटन से अचंभित रह गई। इस बीच आरुष दाढ़ी वाले आदमी के पास गया। दाढ़ी वाला आदमी आरुष से बहुत डर गया था। वह बोलने ही वाला था कि आरुष ने उससे पहले ही बात कर दी। क्या ये प्रोफाउंड स्काई कबीला था? क्या उन्होंने तुम्हें, मुझे और छोटी काव्या को मारने के लिए भेजा था? उसने पूछा। दाढ़ी वाले आदमी ने आरुष को बड़ी बड़ी आंखों से देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? आरुष शांत रहा और उसने समझाया, गहन आकाश कबीला ऊपरी क्षेत्र में हमारा एकमात्र दुश्मन है, इसलिए उनके अलावा और कौन हो सकता है? दाढ़ी वाले आदमी की आवाज गंभीर हो गई जब उसने कहा, मेरे पास आध्यात्मिक खजाना है, मुझे छोड़ दो तो मैं दूंगा। आरुष ने अचानक दाढ़ी वाले आदमी का गला काट दिया। छप छप, दाढ़ी वाले आदमी का खून उछलकर जमीन पर लाल रंग का हो गया। वह निराशा भरी आंखों से आरुष को घूर रहा था। आरुष ने दाढ़ी वाले आदमी की अंगूठी ले ली और कहा, मैं तुम्हें मार सकता हूं और तुम्हारे खजाने मेरे हो जाएंगे। दाढ़ी वाला आदमी अब और बोल नहीं सकता था। आरुष ने उस अंगूठी की जांच की और उसे देखकर दंग रह गया। दाढ़ी वाले आदमी की अंगूठी में 2 आकाश श्रेणी की राक्षसी पशु आंतरिक गोलियां, 60,000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल और कुछ निम्न श्रेणी की राक्षसी पशु आंतरिक गोलियां थीं।
आरुष बहुत खुश हुआ। 2 आकाश श्रेणी की राक्षसी आंतरिक गोलियां 2 लाख से ज्यादा सोने के आध्यात्मिक क्रिस्टलों में बिक सकती थी। दूसरे शब्दों में, भंडारण रिंग में मौजूद वस्तुओं का संयुक्त बाजार मूल्य 3 लाख स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल था। 3 लाख, क्या ही बढ़िया मुनाफा। आरुष जल्दी से बोला, मास्टर पगोडा, क्या आप मुझे फंसाने की तकनीक सिखा सकते हैं? छोटा पगोडा अवाक रह गया। इस बीच काव्या आरुष के पास गई और एक रुमाल निकालकर धीरे से आरुष के चेहरे से खून पोंछने लगी। आरुष वहीं जम गया। दोनों एक दूसरे के इतने पास खड़े थे कि आरुष काव्या की खुशबू में खोया हुआ था। खूबसूरत काव्या को देखते हुए आरुष अचंभित हो गया। काव्या बुदबुदाए, अगली बार जब कोई ऐसा कुछ कहे तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मुझे परवाह नहीं कि वो क्या कहते हैं। आरुष ने अपना सिर हिलाया और समझाया, वे मेरा अपमान कर सकते हैं, लेकिन अगर वे आपका अपमान करेंगे तो मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। काव्या मुस्कुराई, अगर तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई मेरा अपमान करे तो क्या होगा? तुम क्या करोगे? आरुष चुप हो गया। हालांकि उससे जवाब देने में देर नहीं लगी। अगर मैं उन्हें नहीं हरा सकता तो कोई बात नहीं। अगर वे मुझे बुरी तरह पीट भी दें तो भी कोई बात नहीं, मैं उनसे लड़ूंगा जो तुम्हारा अपमान करेंगे। क्या तुम एक कदम पीछे हट सकते हो? इसे सहन करो और चीजें जल्द ही सामान्य हो जाएंगी, काव्या ने कहा। हालांकि आरुष ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ रहना है जिसने मेरे पसंदीदा व्यक्ति का अपमान किया है, तो मैं साधना क्यों कर रहा हूं? मैं कछुए जैसा बनने के लिए तलवारबाज नहीं बना हूं। काव्या ने आरुष को गौर से देखा। कोई तुम्हें पसंद है? क्या मैं तुम्हें पसंद हूं? उसने चौंकते हुए पूछा। आरुष ने काव्या का आश्चर्य देखा और वह पूछने से पहले हिचकिचाया, क्या ये ठीक नहीं है? काव्या सकपका गई। उसने सिर हिलाया और समझाया, मैं तो बस हैरान थी। इसके बाद उसने आरुष का हाथ पकड़ लिया और उसके चेहरे से खून पोंछना जारी रखा। क्या ये पहली बार है जब आप किसी पुरुष के साथ ऐसा कर रही हैं? आरुष ने पूछा। ये दूसरी बार है, काव्या ने उत्तर दिया। आरुष ठिठक गया। काव्या ने ये देखा और बताया, मेरे पिता को बुरी तरह पीटा गया था और मैंने उनके चेहरे से खून पोंछने में उनकी मदद की। क्यों? क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? आरुष मुस्कुराया, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने सही किया। काव्या ने सिर हिलाया और मुस्कुराई, तुम बेवकूफ। आरुष मुस्कुराया। उसने दाढ़ी वाले आदमी की स्टोरेज रिंग से जो सामान निकाला था उसमें से आधा निकालकर काव्या को दे दिया। तुम्हें इन्हें अपने पास रखना चाहिए, काव्या ने कहा। आरुष खेती का दीवाना था और उसे अपनी खेती के लिए ढेर सारे संसाधनों की जरूरत थी। आरुष ने सिर हिलाया और समझाया, तुम्हारा शरीर अनोखा है। मुझे यकीन है कि तुम्हें साधना के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होगी। यह नहीं है, काव्या ने शुरू किया। हालांकि आरुष ने उसकी बाहों में सामान डालकर उसे रोक दिया। हम आधा लेंगे, बस, आरुष ने कहा। ठीक है, काव्या मुस्कुराई। वह केवल वस्तुओं को स्वीकार कर सकती थी और उन्हें अपने भंडारण रिंग में रख सकती थी। गड़गड़ाहट। जमीन अचानक कांप उठी, जिससे आरुष और काव्या वहीं रुक गए। दोनों ने मुड़कर देखा तो एक 30 मीटर लंबा राक्षसी जानवर उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। राक्षसी जानवर उनसे कुछ किलोमीटर दूर था, लेकिन दोनों पहले से ही राक्षस की शक्तिशाली आभा को महसूस कर सकते थे। काव्या ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे लगता है कि यह एक आधा कदम का शाही श्रेणी का राक्षसी जानवर है। आरुष के चेहरे पर उदासी छा गई और वह चिल्लाया। काव्या ने सिर हिलाया। दोनों भागने ही वाले थे कि काव्या ने कुछ देखा और इशारा किया, देखो। आरुष ने मुड़कर देखा तो एक आदमी राक्षसी जानवर के सामने दौड़ रहा था। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मोहन था। मोहन उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और पागलों की तरह चिल्लाने लगा, भाई आरुष, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, धिक्कार है, इधर आओ और मुझे बचाओ। हालांकि आरुष ने काव्या का हाथ पकड़ लिया और भागने के लिए मुड़ गया। मोहन हक्का बक्का रह गया। उसकी आवाज कांप रही थी और वह चिल्लाया, भाई आरुष, मेरा प्यारा भाई, मैं हूं तुम्हारा भाई मोहन। हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी आप ऑडियो FM पर सुन रहे हैं। ये कहानी किसी पूरी तरह से काल्पनिक है। भागो। उनके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। राक्षसी जानवरों के झुंड के साथ अर्धचरणीय शाही श्रेणी के राक्षसी जानवर को कौन रोक सकता था? आरुष, काव्या और मोहन जितनी तेजी से भाग सकते थे, भागे। सौभाग्य से राक्षसी जानवर और राक्षसी जानवरों का झुंड उन तीनों जितना तेज नहीं था। वे भी अंतिम बिंदु के करीब पहुंच रहे थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि राक्षसी जानवरों का झुंड धीमा पड़ने का कोई इरादा नहीं रखता था। आरुष का चेहरा उतर गया। मोहन ने क्या किया? एक अर्धचरणीय शाही श्रेणी का राक्षसी जानवर राक्षसी जानवरों के झुंड के साथ उसका पीछा क्यों कर रहा है?
जल्द ही तीनों उस पत्थर के चबूतरे पर पहुंच गए जहां गुरुराज अकादमी का ध्वजस्तंभ स्थित था। पत्थर के चबूतरे पर पहले से ही 5 लोग मौजूद थे। देवगिरी के 3 प्रतिनिधि, लोकेश और मुंह में तिनका लिए एक धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति। पांचों ने ऊपर देखा तो आरुष, काव्या और मोहन दिखाई दिए। राक्षसी जानवरों की भीड़ को उन तीनों का पीछा करते देख उनकी भौहें तन गईं। आरुष ने राक्षसी जानवरों के झुंड पर नजर डाली। ये जानकर कि राक्षसी जानवरों का झुंड रुकने वाला नहीं है, उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसने पीले पड़ चुके मोहन की तरफ तिरछी नजर डाली और पूछा, तुमने क्या किया? मोहन की आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, अरे यार, मैं क्या कर सकता हूं? मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्या किया। वो अचानक मेरा पीछा करने लगे। आरुष को यकीन नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा, जरूर तुमने कुछ किया होगा, वरना वे तुम्हारा इतनी दूर तक पीछा नहीं करते। और देखो, ऐसा लग रहा है कि वे तुम्हें पकड़े बिना नहीं रुकेंगे। मोहन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अंततः उसने एक अंडा निकाला और कहा, यह मैंने उठाया था। क्या यह अंडा उस राक्षस का है? मोहन ने पूछा। आरुष अचंभित रह गया और उसने पूछा, आप क्या सोचते हैं? आरुष ने मोहन से अंडा छीनने का फैसला किया। फिर उसने उसे ऊपर उठाया और यह सुनिश्चित किया कि अर्धचरणीय शाही श्रेणी का राक्षस उसे देख ले। एक और कदम उठाओ और मैं तुम्हारा अंडा तोड़ दूंगा, आरुष चिल्लाया। सबके चेहरे अजीब से हो गए। जाहिर है वे किसी और अंडे के बारे में सोच रहे थे। अर्धचरणीय शाही श्रेणी का राक्षसी जानवर रुक गया और आरुष को घूरने लगा। राक्षसी जानवरों का झुंड भी रुक गया। आरुष ने राक्षस को घूरते हुए चिल्लाया, यहाँ कोई गलतफहमी है। राक्षसी जानवर ने उपहास करते हुए कहा, तुमने मेरा अंडा मुझसे छीन लिया और अब मुझे धमकाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ गलतफहमी कैसे हो सकती है? आरुष ने एक क्षण सोचा और फिर बोला, क्या हम इसे लड़ाई से सुलझा लें? राक्षसी जानवर ने आरुष को घूरते हुए पूछा, अगर तुम लड़ाई हार गए तो क्या होगा? आरुष मुस्कुराया, अगर मैं हार गया तो मैं मर जाऊंगा। मैं इस क्षेत्र का एक राजा हूं, इसलिए मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार करनी होगी। हे मानव, अगर तुम जीत गए तो मैं मामला शांत कर दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम अपने दोस्तों के साथ मर जाओगे, राक्षसी जानवर ने कहा। ठीक है, आरुष ने सिर हिलाकर कहा। राक्षसी जानवर ने राक्षसी जानवरों के समूह को पीछे हटने को कहा। भाई आरुष, क्या तुम मुझे उससे लड़ने दोगे? मैंने बिस्तर बिछा दिया है तो मुझे उसी पर लेटना चाहिए, मोहन ने कहा। आरुष ने मोहन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है, लेकिन मैं एक ताकतवर प्रतिद्वंदी से लड़ने का मौका ढूंढ रहा था। मैंने अभी अभी एक सफलता हासिल की है, समझे? उम्मीद है तुम मुझे ये मौका दोगे। मोहन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अंततः उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। ऐसा कहकर आरुष राक्षसी जानवर की ओर चलने लगा। मोहन के चेहरे पर उलझन थी जब वह आरुष को घूर रहा था। मोहन अच्छी तरह जानता था कि आरुष के ये शब्द उसकी इज्जत बचाने के लिए थे। आखिरकार मोहन को इस बात का पूरा भरोसा नहीं था कि वह उस राक्षस का सामना कर पाएगा। उसे हराने की तो बात ही छोड़िए। आरुष का सामना एक अर्धचरणीय शाही श्रेणी के राक्षसी जानवर से होने वाला था। एक अर्धचरणीय शाही श्रेणी का राक्षसी पशु अंतरिक्ष समय क्षेत्र के साधक जितना ही शक्तिशाली था। इससे भी बुरी बात यह थी कि राक्षसी पशु स्वाभाविक रूप से मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली थे। उनकी सुरक्षा को भी कम नहीं आंका जाना चाहिए था। सभी ने देखा कि कैसे आरुष राक्षसी जानवर के सामने से गुजर रहा था। माननीय, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं, इसलिए यदि मैं अनुचित तरीकों का सहारा लूं तो कृपया मुझे क्षमा करें, आरुष ने कहा। राक्षसी जानवर शांत रहा और बोला, जो चाहो करो। स्वूश! आरुष अचानक गायब हो गया। वह राक्षसी जानवर के सामने भूत की तरह फिर से प्रकट हुआ और उसने राक्षसी जानवर के परिवार के गहनों पर एक लात मारी। ये दृश्य देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। राक्षसी जानवर के प्रतिक्रिया करने से पहले ही आरुष की लात लग गई। धमाका! राक्षसी जानवर की आंखें तेजी से खुल गईं और उसने तेजी से अपने और आरुष के बीच की दूरी बढ़ा दी। फिर भी पीछे हटते हुए उसने आरुष पर एक मुक्का मारा। धमाका! राक्षसी जानवर के घूंसे से जमीन में एक गहरा गड्ढा बन गया, लेकिन वह आरुष को नहीं लगा, जो पहले ही राक्षसी जानवर के पीछे आ चुका था। आरुष ने राक्षसी जानवर के परिवार के गहनों की ओर एक और लात मारी। धमाका! राक्षस जानवर की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह कराह उठा और अपनी जांघों को ढक लिया। स्वूश! आरुष गायब हो गया और राक्षसी जानवर के ऊपर फिर से प्रकट हुआ। उसने अपना खंजर राक्षसी जानवर के गले के पास रख दिया, जिससे लड़ाई प्रभावी रूप से समाप्त हो गई। हर किसी की अभिव्यक्ति गंभीर थी। आरुष की तेजी देखकर वे दंग रह गए।
धूसर वस्त्र पहने उस आदमी ने आरुष को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। लोकेश ने आंखें बंद कर ली और धीरे से आरुष को डांटा, कितना धूर्त। चांदनी बोली, क्या बदमाश है। निशांत ने अपना सिर हिलाया और कहा, उसने एक राक्षसी जानवर से निपटने के लिए सबसे प्रभावी तरीका चुना, जिसके पास इतनी अविश्वसनीय रक्षा है। उसकी रफ्तार कमाल की है, निशांत ने कहा। उसने चांदनी की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हारी कृपाण उससे तेज है। चांदनी कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, मुझे उसे एक ही वार में मारना होगा, वरना मैं हार जाऊंगी। निशांत ने अपनी बात कबूल करते हुए गंभीर भाव धारण कर लिए। वह बहुत तेज है। अगर वह मेरे खिलाफ भी वही तरीका अपनाएगा जो उसने उस राक्षस के खिलाफ अपनाया था, तो मुझे उसे हराना मुश्किल हो जाएगा। निशांत ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि विजयगढ़ उनके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा करेगा। इस बीच आरुष ने राक्षसी जानवर को न मारने का फैसला किया। वह राक्षसी जानवर के पास गया और अंडा जमीन पर रख दिया। माननीय, ये रहा आपका अंडा, आरुष ने कहा। राक्षसी जानवर ने आरुष को घूरते हुए कहा, तुम्हारी गति असामान्य है। आरुष मुस्कुराया और चुप रहा। राक्षसी जानवर ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। आखिरकार उसने अंडा उठाया और कहा, तुम्हारी जीत हो गई। हमारे बीच का हिसाब बराबर हो गया। ऐसा कहकर वह राक्षसी जानवरों के समूह के साथ जाने के लिए मुड़ गया। आरुष चुप रहा और युद्ध के बारे में सोचता रहा। ऐसा लगता है कि अगर कोई काफी तेज है तो उसे हराना सचमुच नामुमकिन है। अफसोस की बात है कि वह राक्षस इतना ताकतवर नहीं था कि मैं अपनी सीमाएं परख सकूं। गुरुराज अकादमी के ट्रायल टावर की 9वीं मंजिल पर उस प्रेत से लड़ने के बाद से आरुष को अभी तक कोई ऐसा प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला था जिससे उसे खतरा महसूस हुआ हो। आरुष को कुछ सूझा और वह देवगिरी से आए चंदू की ओर देखने लगा। निशांत मुस्कुराया। उसने बगल में बैठे भूरे रंग के लबादे वाले चंदू की ओर मुड़कर कहा, वो तुम्हें देख रहा है। मुझे लगता है वो बदमाश तुम्हें चुनौती देना चाहता है। हाँ, उद्धरण चिन्ह। चंदू ने आंखें बंद करने से पहले आरुष की तरफ देखा, यह मेरा युद्ध क्षेत्र नहीं है। निशांत ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि गरुराज दिव्य महाद्वीप ही तुम्हारा युद्ध क्षेत्र है। वह बदमाश बलवान तो है, पर तुम्हें चुनौती देने लायक नहीं है। चंदू ने इस बात पर थोड़ा सिर हिलाया और कहा, लोकेश मुझे भी निशाना बना रहे हैं, इसका मतलब है कि वे आश्वस्त हैं। मैं उन्हें कम नहीं आंकूंगा, सिर्फ एक मूर्ख ही अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकेगा। अगर आप राक्षसी जानवर की जगह होते तो आरुष आपको समझ पाने से पहले ही कुचल देता। अर्धचरणीय शाही श्रेणी का राक्षसी जानवर इतनी जल्दी इसलिए हार गया क्योंकि उसने आरुष को कम आंका था। निशांत ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं। मैं देवगिरी के 1000 साल पुराने गौरव की रक्षा करूंगा। जो मेरे रास्ते में आएगा वह मर जाएगा। चंदू ने आंखें बंद करके घोषणा की। रात के अंधेरे को चीरती धूप क्षितिज पर एक हल्की सी आभा बिखेर रही थी। भोर हो चुकी थी और जागने का समय हो गया था। काव्या की आंखें खुली। उसने मुड़कर देखा तो आरुष का चेहरा उससे कुछ ही इंच की दूरी पर था। उनके सुंदर चेहरे और तीखे नैन नक्श ने एक ऐसा मानक स्थापित किया जिसकी बराबरी बहुत कम लोग कर सकते थे। काव्या मुस्कुराई। वह खड़ी हुई और स्ट्रेचिंग करने लगी। आरुष की आंखें खुल गईं। उसने अपने सामने की खूबसूरती को घूरा और खिलखिलाकर मुस्कुराया। दिशा एक बार फिर नजर आई और उन्होंने लाल रंग की चौड़ी स्कर्ट पहन रखी थी, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। समय आ गया है, उसने घोषणा की। सभी के पैरों के नीचे टेलीपोर्टेशन सरणी चमक उठी और सभी को दूर भेज दिया। चकाचौंध भरी रोशनी ने अस्थायी रूप से सभी को अंधा कर दिया, लेकिन वे जल्द ही ठीक हो गए और खुद को एक बंजर भूमि पर खड़ा पाया। क्षितिज पर 10 झंडों के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। झंडे कुछ 1000 मीटर की दूरी पर थे और बीच वाले झंडे पर चमकीले सुनहरे शब्द बारीकी से उकेरे हुए थे। सबसे पहले सभी प्रतिभागी झंडे को घूर रहे थे, लेकिन उनके अंदर की भावनाएं एक दूसरे से भिन्न थीं। तभी आसमान में एक बादल प्रक्षेपण गोला दिखाई दिया। साफ था कि हर राज्य उन्हें देख रहा था। प्रतिभागियों के दाहिनी ओर एक पत्थर का मंच उभरा। पत्थर का मंच सैकड़ों मीटर चौड़ा था और उस पर कुर्सियों की कतारें लगी हुई थीं। पत्थर का मंच स्पष्ट रूप से तीसरे तल के प्रत्यक्ष दर्शकों के लिए था और दर्शकों में ज्यादातर अपर रियल्म की गुरुराज अकादमी के छात्र और कुछ बुजुर्ग शामिल थे। वहां कई अलग अलग कुलों के बुजुर्ग भी थे। उनकी उत्पत्ति अलग अलग थी, लेकिन उन सब में एक बात समान थी, उन्हें युद्ध प्रतियोगिता को लाइव देखने का सौभाग्य प्राप्त था। अकादमी प्रमुख, कृपया, एक आवाज पूरे बंजर भूमि में गूंज उठी। पत्थर के मंच पर रखी कुर्सियों के सामने एक महिला अचानक प्रकट हुई। उस महिला की गहरी बैंगनी स्कर्ट हवा में हल्के से लहरा रही थी
और वह नीरसता के सागर में टिमटिमाती लौ की तरह महसूस कर रही थी। उसका पहनावा उसे अलग दिखा रहा था और उसने ध्यान और सम्मान दोनों आकर्षित किया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और उसमें शक्ति और आत्मविश्वास दोनों झलक रहे थे। वह ऊपरी क्षेत्र की गुरुराज अकादमी की अकादमी प्रमुख थी, देविका। आरुष उसे देखते ही ठिठक गया। वह उस पर तब पड़ा था जब वह प्रोफाउंड स्काई कबीले के एक बुजुर्ग की हत्या करके भाग रहा था। क्या वह वास्तव में अपर रील्म की गुरुराज अकादमी की अकादमी प्रमुख है? तभी उस महिला ने आरुष की आंखों में सीधे देखा और छेड़खानी भरे अंदाज में आंख मारी। आरुष के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतने ऊंचे पद पर होगी, लेकिन यही वजह थी कि उसने उस समय अपनी पहचान उजागर नहीं की थी। देविका के पास एक बूढ़ा आदमी और एक औरत प्रकट हुए। बूढ़े व्यक्ति की बाईं छाती पर एक सुनहरा बिल्ला था और उस बिल्ला पर गुवान खुदा हुआ था। उस बूढ़े व्यक्ति का नाम रमेश था और वह गुरुराज दिव्य महाद्वीप की गुरुराज अकादमी का एक उच्च पदस्थ बुजुर्ग था। वह अकादमी के वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए स्पष्टतः उनका प्रभाव था। ऐसा लग रहा था कि रमेश चंदू में दिलचस्पी ले रहा था, क्योंकि जब से चंदू ने खुद को प्रतिभागियों के सामने दिखाया था, वह बस उसे ही घूर रहा था। उसके बगल में बैठी महिला शेंगे कबीले की एक बुजुर्ग थी और उसकी नजरें काव्या पर टिकी थीं। बेशक ऐसा नहीं था कि उसे चंदू में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि वह अच्छी तरह जानती थी कि वह गुरुराज दिव्य महाद्वीप की गुरुराज अकादमी का मुकाबला कभी नहीं कर पाएगी। दर्शकगण अपनी सीटों पर बैठ गए। देविका मुस्कुराए और बोली, वरिष्ठ रमेश, इस युद्ध प्रतियोगिता के विजेता को गुरुराज दिव्य महाद्वीप जाने से पहले एक निश्चित अवधि के लिए मेरी अकादमी में साधना हेतु प्रवेश करना होगा। हालांकि ऐसा लगता है कि आप उन्हें वापस लाने की जल्दी में हैं। रमेश ने सिर हिलाया और कहा, अकादमी प्रमुख देविका, मैं सचमुच बहुत जल्दी में हूँ। देविका ने कुछ देर के लिए भौहें सिकुड़ी और फिर पूछा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? रमेश ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, भाग्य प्रतियोगिता। देविका की आंखें सिकुड़ गईं, ये शुरू हो गया है। रमेश ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। हाँ। देविका ने पूछा, और आप बहुत दबाव में हैं? रमेश ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, सच में, वरना मुझे चंदू को ले जाने की इतनी जल्दी नहीं होती। रमेश ने चंदू की तरफ तिरछी नजर डाली और आगे बोला, वह अकेला है जो इन लोगों से मुकाबला कर सकता है। मुझे उनके बारे में बताओ, देविका ने आग्रह किया। कुछ क्षण मौन रहने के बाद रमेश ने बताया, कुछ समय पहले ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वह विकास के लिए ही पैदा हुआ है। मैंने ये भी सुना है कि उसे म्यू तियानदाओ की विरासत में मिलेगी। दूसरे शब्दों में, म्यू तियानदाओ उसका दाव रक्षक है। म्यू तियानदाओ। देविका की आंखें सिकुड़ गईं और उसने पूछा, म्यू तियानदाओ, क्या तुम चौथे सबसे ताकतवर इंसान की बात कर रहे हो? रमेश ने सिर हिलाया, सचमुच। देविका के चेहरे पर भारीपन आ गया। वह आदमी कितना प्रतिभाशाली था कि म्यू तियानदाओ उसका दाव रक्षक बनने को तैयार था। अमर रक्तरेखा वाली एक प्रतिभा भी उभरी और अफवाह है कि उन्होंने अमर रक्तरेखा को पूरी तरह से जागृत कर दिया था। हालांकि उन्होंने स्वॉर्ड मास्टर की पागल दानव रक्तरेखा को भी जागृत कर दिया। रमेश ने कहा, जब अमर वंश के लंबे इतिहास में प्रतिभा की बात आती है तो वे तलवार मास्टर के बाद दूसरे स्थान पर हैं। अमर वंश। देविका का चेहरा उदास हो गया। अमर कुल को 6 महान कुलों में प्रथम स्थान प्राप्त था। गुरुराज ब्रह्मांड के असाधारण कुलों के अलावा अमर कुल प्रथम कुल था। गुरुराज ब्रह्मांड के महान कुलों ने उनका बहुत सम्मान किया क्योंकि तलवार मास्टर की मां अमर कुल से थी। देविका ने पूछा, उनका दाव रक्षक कौन है? रमेश की आवाज गंभीर लग रही थी जब उसने जवाब दिया, मैंने सुना है कि यह बाउंडलेस मास्टर है। मुझे यकीन है कि आपने उसके बारे में सुना होगा क्योंकि वह एक बार स्वॉर्ड मास्टर के साथ फीनिक्स वर्ल्ड गया था। असीम गुरु। देविका अवाक रह गई। असीम मास्टर तलवार मास्टर के समान स्तर का एक और मास्टर था। हालांकि रमेश ने अभी अपनी बात पूरी नहीं की थी। उसने कहा, दानव लोक में भी एक प्रतिभा प्रकट हुई है। उसके जन्म ने दानव कुल को चौंका दिया क्योंकि वह प्राचीन वीरान शरीर और पवित्र आंखों के साथ पैदा हुआ था। ये तो अभी तक पुष्ट नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि प्रमुख आर्य उस प्रतिभा के दाव रक्षक बनने के लिए दानव लोक गए थे। रमेश कुछ देर रुका और फिर बोला, वे असाधारण प्रतिभाएं हैं जिनके पास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दाव रक्षक हैं। आकाशगंगा से भी एक व्यक्ति था। देविका ने भौहें चढ़ाकर पूछा, आकाशगंगा? रमेश ने सिर हिलाया और उसकी ठुड्डी कांपते हुए उसने कहा, मैंने सुना है कि वे इस पीढ़ी के चुने हुए लोग हैं। चुना हुआ? पिछली पीढ़ी का चुना हुआ तलवारबाज था। देविका दंग रह गई। चुने हुए व्यक्ति की प्रतिभा निश्चित रूप से समझ से परे थी और वे अपनी पीढ़ी की अन्य प्रतिभाओं को दबाने में सक्षम थे।
इसलिए चुना हुआ व्यक्ति प्रकट हुआ है। रमेश ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन है कि आप अंततः समझ गए होंगे कि मैं इतनी जल्दी में क्यों हूं। देविका ने चंदू की ओर तिरछी नजर से देखा और पूछा, उसका दाव रक्षक कौन है? रमेश ने उत्तर दिया, हमें लगता है कि यह मार्शल देवी है। योद्धा देवी अन। देविका के चेहरे पर एक गंभीर पर्दा पड़ गया। उसे अचानक कुछ याद आया जिससे उसकी नजर दूर खड़े आरुष पर पड़ी। उसे आरुष दयनीय लगा क्योंकि उसके पास कोई दाव रक्षक नहीं था। वर्तमान पीढ़ी में पिछली पीढ़ी से ज्यादा प्रतिभाएं थीं और दाव रक्षक के बिना कोई भी युवा साधक आगे नहीं बढ़ सकता था, भले ही वह बेहद प्रतिभाशाली क्यों न हो। साधना का मार्ग अंतहीन था और भाग्य और कर्म को समझने के लिए व्यक्ति को अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। दाव रक्षक के बिना कोई व्यक्ति कितनी दूर तक जा सकता था? देविका की आंखें दुख से भर आईं। शुरुआत में उसे आरुष से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन जब उसने सुना कि आरुष के साथियों के पास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दाव रक्षक है तो वह भी निराश हो गई। आरुष, काव्या और मोहन एक दूसरे के पास बैठे दूर तक देख रहे थे। वे सूरज का इंतजार कर रहे थे। हालांकि उनकी अभिव्यक्तियां गंभीर हो गईं क्योंकि 2 घंटे बाद भी सूरज कहीं दिखाई नहीं दिया। चिंता मत करो, अगर वह खेल छोड़ देता है तो अकादमी उसे वापस ले आएगी। वह ठीक हो जाएगा, मोहन ने कहा। आरुष ने सिर हिलाया। उसने दूर तक फैले खेतों की ओर देखा। उसने सूरज से ज्यादा बातचीत नहीं की थी, फिर भी उसकी इच्छा थी कि सूरज यहां से गुजर जाए। आखिरकार वे सब विजयगढ़ से ही थे। शाम ढलते ही ढल गई और सूरज का कहीं पता नहीं चला। पत्थर के मंच पर पहले से ही 20 से ज्यादा लोग मौजूद थे और राउंड खत्म होने में बस 1 घंटा बाकी था। मोहन ने भूरे वस्त्र पहने चंदू की ओर देखा और कहा, क्या तुमने इसके बारे में सुना है? ये देवगिरी का चंदू है। आरुष ने चंदू की तरफ भी देखा। चंदू उनसे पहले ही पत्थर के चबूतरे पर पहुंच गया था। चंदू को आरुष की नजर का अंदाजा हो गया था। उसने मुड़कर आरुष की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। आरुष भी हल्का सा मुस्कुराया। मोहन ने आगे कहा, यहाँ अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 19 लोग हैं और वे निश्चित रूप से रैंकिंग में शामिल होंगे। आरुष ने हल्के से सिर हिलाया। उसने दूर तक देखा पर उसे कोई नजर नहीं आया। इसी बीच दिशा प्रतिभागियों के बीच आ गईं। उनके आने का मतलब था कि दूसरे राउंड का अंत हो गया। अचानक मोहन ने किसी ओर इशारा किया, देखो। आरुष ने मुड़कर देखा तो एक आदमी उनकी ओर तेजी से दौड़ रहा था। वह आदमी संघर्ष करता हुआ लग रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका दाहिना हाथ उसके पेट पर दबा हुआ था। उसकी उंगलियों के पोरों के बीच से खून टपक रहा था। प्रतिभागी चुपचाप उस आदमी को पत्थर के मंच पर कूदते हुए देखते रहे। दिशा ने भी कुछ नहीं कहा। सबकी निगाहों के बीच वह आदमी दौड़कर दिशा के पास पहुंचा। उसने मंद मंद मुस्कुराकर पूछा, मैं देर से तो नहीं आया हूं, है ना? दिशा ने शांति से उत्तर दिया, आप देर से आए हैं। वह आदमी ठिठक गया और कड़वाहट से मुस्कुराया। हालांकि दिशा ने कहा, लेकिन मैं एक अपवाद कर सकती हूं। एक अपवाद? सब उसकी बात समझने के लिए स्तब्ध रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे दिशा को यह तय करने का अधिकार था कि कोई प्रतिभागी देर से आया है या नहीं, और ऐसा लग रहा था कि उसने उस आदमी को एक मौका देने का फैसला किया था। उस आदमी ने झुककर प्रणाम किया, धन्यवाद मुख्य छात्र प्रतिनिधि दिशा। दिशा ने मुस्कुराकर पीछे मुड़कर बाकी सबकी ओर देखा। तीसरा राउंड पिछले 2 राउंड से अलग है। तीसरे राउंड में एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला होगा। मैं आपको एक दोस्ताना संकेत देता हूं, कृपया अपना झंडा सावधानी से चुनें। अगर आप एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी चुनते हैं तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। दिशा ने उंगली उठाए और आगे बोली, एक रात। यहाँ सभी के पास आराम करने के लिए एक रात होगी। कल सुबह तुम्हें एक बंजर भूमि पर ले जाया जाएगा। इन लड़ाइयों का 360 राज्यों में सीधा प्रसारण किया जाएगा। अकादमी के वरिष्ठों और शेंगे कबीले के ग्रैंड एल्डर के अलावा 6 महान कुलों का एक प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेगा। दिशा ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ निष्कर्ष निकाला। 6 महान कुल। जो लोग 6 महान कुलों को जानते थे वे हैरान रह गए। दिशा मुस्कुराए और समझाया, यह कोई अजीब बात नहीं है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने इनके बारे में नहीं सुना होगा। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि ये 6 महान कुल प्राचीन कुल हैं जो लाखों सालों से अस्तित्व में हैं। उनकी नींव बेहद गहरी है और शक्तिशाली शक्तियों की संख्या के मामले में वे गुरुराज ब्रह्मांड के बाद दूसरे स्थान पर हैं। 6 महान कुलों द्वारा चुना जाना एक अद्भुत अवसर होगा। दिशा काव्या की ओर देखे बिना नहीं रह सकी। गुरुराज दिव्य महाद्वीप की गुरुराज अकादमी केवल युद्ध प्रतियोगिता के विजेता का ही चयन करेगी। दूसरे शब्दों में प्रतिभागी केवल 6 महान कुलों में से ही किसी एक को चुन सकते थे।
ये वास्तव में कोई समस्या नहीं थी क्योंकि 6 महान कुलों द्वारा चुना जाना अभी भी जीवन में एक बार मिलने वाला सौभाग्य था। ऊपर से मिलने वाले संसाधन नीचे के लोगों के लिए उपलब्ध संसाधनों से अतुलनीय थे। प्रतिभागियों को इस बात का एहसास था, इसलिए वे इस खबर से रोमांचित थे। दिशा मुस्कुराए और फिर मुड़कर चली गई। प्रतिभागी उत्साहित चेहरों के साथ जमीन पर बैठ गए थे क्योंकि उन्हें अब ये बात समझ आने लगी थी कि वे दूसरे दौर में सफल हो गए हैं। जो लोग तीसरे दौर के लिए अर्हता प्राप्त करने में सफल रहे वे अपने आप में प्रभावशाली साधक थे। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में 1000 से ज्यादा प्रतिभागी थे, लेकिन अब सिर्फ 30 लोग ही बचे थे। यह उल्लेखनीय था कि वे तीसरे दौर तक पहुंच गए। आरुष और बाकी 2 लोग कैंप फायर के आसपास बैठे थे। आरुष ने चिकन भूनने का फैसला किया, हालांकि उन्हें ज्यादा भूख नहीं थी। आरुष ने मुर्गे की एक टांग तोड़ी और काव्या को दे दी। कैंप फायर की लाल आभा के नीचे काव्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। काव्या ने चिकन लेग स्वीकार कर लिया और पूछा, आप फिर से किस जगह पर निशाना साध रहे थे? मोहन ने आरुष की तरफ देखा। सच कहूं तो पहला स्थान पाने का मतलब था कि बहुत ज्यादा दबाव झेलना पड़ेगा। आखिरकार पहला स्थान हासिल करने के लिए उन्हें देवगिरी से मुकाबला करना ही होगा। लोकेश भी प्रथम स्थान के लिए प्रयास करेंगे। आरुष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेशक पहला स्थान, पहली जगह। काव्या ने आरुष को गौर से देखा। हालांकि उसके चेहरे पर जल्द ही एक मुस्कान आ गई और उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मोहन ने खुशी से कहा, आप ये कर सकते हैं। अंततः समूह ने अपना भोजन समाप्त किया और आराम करने के लिए चले गए। आरुष अपने हाथों को सिर के पीछे रखकर एक चट्टान पर लेटा हुआ था और वह चंद्रमा की ओर देख रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। एक खुशबू उसकी ओर आई। उसने पलटकर देखा तो काव्या उसके बगल में लेटी हुई थी। आरुष मुस्कुराया। काव्या भी मुस्कुराए और पूछा, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस खुश हूं, आरुष ने कहा। काव्या बुदबुदाई, मैं भी। दोनों चुपचाप चट्टान पर लेटे रहे, लेकिन अंततः वे सांसारिक विषयों पर बात करने लगे, जैसे कि उनके परिवार, जीवन और भविष्य में वे क्या करना चाहते हैं। घंटे बीतते गए और पत्थर का चबूतरा सन्नाटे में डूब गया। चांद अभी भी सिर पर लटका हुआ था और आसमान हमेशा की तरह तारों से भरा हुआ था। आरुष ने काव्या की ओर देखा तो वह उसके बगल में सो गई थी। आरुष ने अपना गाउन उतारकर उसे पहना दिया। फिर वह उसके बगल में लेट गया। काव्या उसके और करीब झुक गई और उसके हाथ को तकिए की तरह इस्तेमाल किया। आरुष चौंका, पर उसने खुद को संभाला और धीरे से अपना दाहिना हाथ काव्या के गाल पर रख दिया। आरुष उसके सोते हुए चेहरे को देखकर धीरे से मुस्कुराया और उसका दिल गर्मजोशी से भर गया। आरुष ने अपनी आंखें बंद कर लीं और लिटिल पैगोडा से बोला, मास्टर पैगोडा, क्या आप सो रहे हैं? कुछ क्षण बाद लिटिल पैगोडा का उत्तर आया। नहीं, लिटिल पैगोडा ने कहा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर उसने कहा, मुझे सोने की जरूरत नहीं है। आरुष हैरान था, क्यों नहीं? छोटे पैगोडा ने कहा, बस मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। आरुष झिझकते हुए पूछ रहा था, मास्टर पैगोडा, क्या सिंह वंश एक 6 महान कुलों में से एक है? छोटे पैगोडा ने उत्तर दिया, नहीं। आरुष हैरान हुआ, सच में? लिटिल पैगोडा ने बताया, वे 6 महान कुलों से भी अधिक शक्तिशाली हैं। आरुष ने पूछा, क्या ऐसा है? छोटे पैगोडा ने कहा, सिर्फ सिंह वंश की बात नहीं है। गुरुराज ब्रह्मांड में भी सब शक्तिशाली हैं, इसलिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। समझ रहे हो? आरुष कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, अगर मैं उस सादे स्कर्ट वाली बहन की तरह शक्तिशाली हो जाऊं, तो क्या मुझे तब भी उनसे डरना होगा? अब चुप रहने की बारी लिटिल पैगोडा की थी। लिटिल पैगोडा काफी देर तक चुप रहा, फिर उसने जवाब दिया, मुझे लगता है कि तब तक सिंह वंश तुम्हें कुछ सम्मान दे देगा। आरुष ने सिर हिलाया और कहा, वह एक महान तलवार अमर है ना? मास्टर पैगोडा, मैं जल्द से जल्द एक महान तलवार अमर बनने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। लिटिल पैगोडा ने जवाब में कुछ नहीं कहा। आरुष की आंखें कसकर बंद थीं। वह पहले स्थान के लिए दूसरों से लड़ने की योजना बना रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि पूरा विजयगढ़ उसके पक्ष में था। 10 वर्षीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में तीसरे राउंड के लिए क्वालिफाई किए हुए बहुत समय हो गया था, इसलिए विजयगढ़ की नजरों में आरुष पहले से ही एक हीरो था। लोकेश की नजर भी पहले स्थान के झंडे पर थी। वह भी इस प्रतियोगिता में पहला स्थान चाहता था। नीलगिरी कई सालों से दूसरे स्थान पर था और अब दूसरा स्थान नीलगिरी के लिए सम्मान की बात नहीं, बल्कि शर्म की बात थी। यह उपाधि हमेशा दूसरे नंबर पर बहुत ही भयानक थी। कई सालों तक नीलगिरी के किसानों का बस एक ही लक्ष्य था, नंबर 1 राज्य बनना। हालांकि वे सभी कई सालों से नंबर 1 राज्य बनने में नाकाम रहे थे।
लोकेश ने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली। प्रतिभागियों ने पहले स्थान वाले झंडे पर बस एक नजर डाली और फिर अपनी नजरें हटा ली। हर कोई उस झंडे के लिए नहीं लड़ सकता था। नीलगिरी और देवगिरी इतने शक्तिशाली थे कि उनका मुकाबला करना मुश्किल था। उदयपुर शहर में मार्शल प्रतियोगिता के लिए समर्पित एक अस्थायी सट्टेबाजी घर बनाया। देवगिरी के लिए सट्टेबाजी की संभावना 1% थी। दूसरे शब्दों में, अगर देवगिरी युद्ध प्रतियोगिता जीत जाता तो जुआरी को देवगिरी के पक्ष में दांव पर लगाए गए हर 100 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल के बदले 1 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल मिलता। हालांकि देवगिरी पर 1000 से अधिक स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल का दांव लगाया जा सकता है। नीलगिरी में सट्टेबाजी का अंतर 1 से 10 तक था। हर स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल के बदले 10 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल मिलते थे। बाकी राज्यों के लिए तो यह संभावना और भी ज्यादा थी, 1 से 1000 तक। दूसरे शब्दों में, अगर कोई किसी दूसरे राज्य के पक्ष में दांव लगाता तो उसे हर स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल के बदले 1000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल मिलते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अन्य राज्यों पर दांव लगाने की राशि पर कोई सीमा नहीं थी। एक तरह से हर कोई अन्य राज्यों को नीची नजर से देख रहा था, लेकिन ये समझना जरूरी था कि देवगिरी लंबे समय से सैन्य प्रतियोगिता पर हावी रहा था। तभी अनुपमा अमर खजानों के मंडप में पहुंची। वह भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी और अपनी शर्त लगा दी। विजयगढ़ पर 50,000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल। वह चिल्लाए। सट्टेबाजी घर में एक गहरा सन्नाटा छा गया और सबकी नजरें अनुपमा पर टिक गईं। हालांकि उसने सबकी हैरानी भरी निगाहों को नजरअंदाज किया और मुड़कर चली गई। 50,000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल, ये रकम उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी। इसके अलावा उसने भावेश से भी अच्छी खासी रकम उधार ली थी। लेकिन क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि आरुष ने उसे बताया था कि उसका लक्ष्य प्रथम स्थान प्राप्त करना है। इस बीच दिशा बंजर भूमि में प्रतिभागियों के सामने खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए खुशी से घोषणा की, मैं मार्शल प्रतियोगिता के तीसरे और अंतिम दौर की शुरुआत की घोषणा करती हूँ। इतना कहकर वह दर्शकों का हिस्सा बन गई। देवगिरी के प्रतिनिधियों ने तुरंत अपनी चाल चली। उन्होंने प्रतिभागियों की अनदेखी की और आत्मविश्वास और अहंकार के साथ प्रथम स्थान के झंडे की ओर बढ़ गए। लोकेश ने भी अपनी चाल चली। उसका लक्ष्य भी प्रथम स्थान का झंडा था, लेकिन उसके इस फैसले पर किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार नीलगिरी हमेशा से ही देवगिरी के खिलाफ लड़ने के लिए योग्य एकमात्र राज्य रहा था। हालांकि प्रतिभागियों और दर्शकों को उनके सामने जो चौंकाने वाला दृश्य सामने आया, उससे वे चौंक गए। विजयगढ़ क्या कर रहा था? क्या वे भी प्रथम स्थान के लिए प्रयासरत हैं? सभी 360 राज्यों से आए दर्शक भी घबरा गए। हालांकि शुरुआती झटके से उभरते ही दर्शक जोर जोर से हंसने लगे। कितना हास्यास्पद, कितना बेतुका! वे निश्चित रूप से अचंभित रह गए। जैसे ही आरुष और अन्य प्रतिभागी प्रथम स्थान के ध्वज की ओर बढ़ने लगे, विजयगढ़ के गुरुराज अकादमी में एक गगनभेदी सन्नाटा छा गया। समय मानो रुक सा गया था। तनाव उन पर किसी भारी पहाड़ की तरह टूट पड़ा था। उनके हिसाब से अगर उनकी गुरुराज अकादमी टॉप 10 में आ जाए तो यह अविश्वसनीय ही होगा। वे प्रथम स्थान के लिए क्यों लड़ रहे हैं? भाड़ में जाओ! किसी ने जोर से गाली दी और चीख पुकार का शोर शुरू हो गया। आरुष को प्रथम स्थान के झंडे की ओर बढ़ता देख देविका मुस्कुराए। वह जानती थी कि आरुष का लक्ष्य प्रथम स्थान प्राप्त करना है। उसके बगल में बैठा रमेश चुप रहा, जबकि दिशा का आश्चर्य दिलचस्पी में बदल गया। तभी देवगिरी के 3 प्रतिनिधि वहां रुक गए। चांदनी ने काव्या की ओर मुड़कर पूछा, क्या ये सच है कि आपके पास पौराणिक पवित्र आत्मा का शरीर है? काव्या ने सिर हिलाया, बिल्कुल। चांदनी ने काव्या को गौर से देखा और कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारा मर जाना शर्म की बात होगी। काव्या ने उपहास किया और ताना मारा, तो फिर मैं तुम्हें मुझे मारने की चुनौती देती हूँ। स्वूश! चांदनी ने अचानक बिजली की गति से अपनी कृपाण काव्या की ओर तान दी। ज्यादातर दर्शकों को बस एक चमकीली रोशनी दिखाई दी। वे चांदनी की कृपाण की एक झलक भी नहीं देख पाए। जैसे ही कृपाण ने हवा को चीर दिया, एक तीखी आवाज गूंजी। हालांकि कृपाण हवा के अलावा किसी और चीज पर नहीं लगी, क्योंकि काव्या पहले ही दूर जा चुकी थी। रमेश की आवाज में जिज्ञासा का भाव था जब उन्होंने कहा, उनकी स्पेस टाइम समझ अविश्वसनीय है। देविका भी उतनी ही आश्चर्यचकित थी। दिलचस्प! चांदनी बुदबुदाए। कुछ ही पल बाद वह अचानक गायब हो गई और काव्या के सामने आकर उस पर कई वार करने लगी। काव्या के आसपास कृपाण की रोशनी फैल गई, लेकिन काव्या भी गायब हो गई और पलटवार किया। दोनों महिलाओं के बीच मुक्का वार के दौरान चिंगारियां और अंतरिक्ष विकृत हो गया। इस बीच निशांत ने आरुष और लोकेश की ओर देखा और पूछा, तुम में से कौन मुझसे लड़ेगा?
आरुष और लोकेश ने अपना सिर हिलाया और अपनी ठुड्डी से चंदू की ओर इशारा किया। तुम लोग मुझे बिल्कुल भी इज्जत नहीं दे रहे हो। निशांत का चेहरा काला पड़ गया। उसने लोकेश की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम मेरे प्रतिद्वंदी होगे। लोकेश ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्यों? निशांत ने आरुष की ओर देखा और कहा, उसे गेंदे मारने का शौक है। आरुष की अभिव्यक्ति जम गई। लोकेश बोला, क्या ऐसा है? तुम मुझे नीची नजर से तो नहीं देख रहे हो? खैर, चिंता मत करो, मैं उसके जितना नीच नहीं हूं। आरुष उदास था। लोकेश की बातें उसके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी थीं। हालांकि निशांत शांत रहा और उसने समझाया, मैं विजय अग्रवाल उस बदमाश से नहीं, बल्कि तुमसे लड़ना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि नीलगिरी में सुधार हुआ है या नहीं। निशांत ने लोकेश के जवाब का इंतजार नहीं किया। वह दौड़ा और लोकेश पर एक मुक्का जड़ दिया। धमाका। निशांत का मुक्का लोकेश की ओर गया और हवा में एक धमाका हुआ। पता चला कि निशांत एक शारीरिक साधक था। लोकेश ने अपनी हथेलियां आपस में जोड़ लीं और मंत्रोच्चार किया। धमाका। एक ब्रह्मांडीय प्रकाश नीचे उतरा और निशांत को कुछ मीटर दूर उड़ा दिया। निशांत जहां पहले खड़ा था, वहां जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया था। दर्शक दंग रह गए। निशांत ने उसकी हालत देखने के लिए नीचे देखा तो पाया कि उस पर लगी किरण की गर्मी से वह राख से ढक गया था। उसने लोकेश की तरफ देखा और चिल्लाया, तुम जादूगर हो। एक जादूगर। जादूगर प्राचीन मूल के रहस्यमय लोग होते थे और ऐसी अफवाहें थीं कि जादूगर दुनिया की प्राकृतिक ऊर्जाओं को आसानी से नियंत्रित कर सकते थे। उनमें से सबसे शक्तिशाली जादूगर तो दुनिया के नियमों को भी नियंत्रित कर सकता था। दर्शक इस रहस्योद्घाटन से आश्चर्यचकित थे, क्योंकि किसी ने भी नीलगिरी में किसी जादूगर के प्रकट होने की उम्मीद नहीं की थी। आरुष ने हैरानी से लोकेश को देखा और जैसे ही उसकी नजर लोकेश की जांघों पर पड़ी, उसने कुछ सोचा। मैं तुमसे लड़ने वाला नहीं हूं, लोकेश ने जल्दी से कहा। हालांकि वह कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया और फिर झट से बोला, ऐसा इसलिए नहीं है कि तुम ताकतवर हो या मैं तुमसे डरता हूं। मैं बस नहीं चाहता, वैसे भी मैं अभी तुमसे लड़ना नहीं चाहता। किसी के अंडकोश पर लात मारने की आरुष की खास चाल सिरदर्द का बड़ा कारण थी। वह अनगिनत बार असफल हो सकता था, लेकिन एक बार भी सफल होने का मतलब था कि आरुष का निशाना अशक्त हो जाता। यहां तक कि राक्षसी जानवर भी परिवार के रत्नों पर लात मारने से नहीं बच पाते, इंसानों की तो बात ही छोड़िए। चंदू अचानक बोला, तुम दोनों लड़ना बंद करो। बेहतर होगा कि तुम सब एक साथ मुझ पर हमला करो। दर्शकों में हंगामा मच गया। एक बनाम दो। चंदू की बातें सुनकर देवगिरी के दर्शक भी जोरदार हंगामा करने लगे। कितना दबंग! देवगिरी तो सचमुच एक शाश्वत शक्ति थी। रमेश ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। एक किसान को दबंग होना ही था। देविका ने चंदू की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, वह बहुत दबंग है। आरुष ने चंदू की ओर देखा और फिर लोकेश की ओर। मैं तुम्हें 50,000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल दूंगा, पहले मुझे उससे लड़ने दो। उसने प्रस्ताव दिया। लोकेश ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल दूंगा यदि तुम मुझे पहले उससे लड़ने दो। आरुष ने सिर हिलाया, ठीक है। रुको, क्या? लोकेश ने चौंककर आरुष की ओर देखा। आरुष ने अपना दाहिना हाथ लोकेश की ओर बढ़ाया और कहा, मुझे सोने के आध्यात्मिक क्रिस्टल दे दो और मैं तुम्हें पहले उससे लड़ने दूंगा। कुछ पलों की खामोशी के बाद लोकेश ने एक संग्रहण अंगूठी निकाली और उसे आरुष को दे दी। उस संग्रहण अंगूठी में सचमुच 1,00,000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल थे। आरुष ने स्टोरेज रिंग को दूर रख दिया। उसने लोकेश की ओर देखा और कहा, धन्यवाद, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अमीर होगे। ये दृश्य देखकर लोकेश थोड़ा हिचकिचाया। आखिरकार उसने पूछा, युवा स्वामी आरुष, क्या आपके पास सचमुच 50,000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल है? आरुष ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, नहीं। उसके पास वास्तव में 50,000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल नहीं थे, लेकिन आरुष को विश्वास था कि यदि वह उस आंतरिक गोली को बेचने का निर्णय ले तो उसे आसानी से इतने स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल मिल सकते हैं। हालांकि उन्हें अभी भी गरीब माना जाता था, क्योंकि उनके वर्तमान क्षेत्र में साधना के लिए इतने संसाधनों की आवश्यकता थी कि 50,000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल तो बस एक बूंद के बराबर थे। लोकेश ने आरुष की ओर तिरछी नजर से देखा और कहा, युवा स्वामी आरुष, आप सचमुच चालाक हैं। आरुष शर्म से मुस्कुराया, भाई जुओ, शुभकामनाएं। ऐसा कहकर वह वहां से चला गया और एक कोने में खड़ा होकर आगामी युद्ध का निरीक्षण करने लगा। अगर चंदू उनसे एक साथ लड़कर जीत जाता तो यह उतना मनोरंजक नहीं होता जितना एक एक करके लड़ना। इसके अलावा आरुष को ऐसा करने की जरूरत ही नहीं थी। चंदू ने आरुष की ओर देखा और फिर लोकेश की ओर मुड़ा। उन्होंने कहा, अपना कदम उठाओ।
लोकेश ने अपनी हथेलियां ऊपर उठाई और मंत्रोच्चार करने लगा। एक बवंडर आया और वह तेजी से हजारों पवन तरंगों में बदल गया जो चंदू की ओर उड़ने लगे। श्रीक! पूरे बंजर इलाके में एक तीखी आवाज गूंज उठी और यह शोर चंदू की ओर हवा के झोंके फेंकने वाले बवंडर से उत्पन्न हुआ था। चंदू ने अपना बायां हाथ पीछे करके एक मुद्रा बना ली और मुक्का मारने से पहले उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली। धमाका! जैसे ही पंच हवा में उड़कर हवा के ब्लेडों से टकराया, एक तेज रोशनी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा के ब्लेड कागज के टुकड़ों से बने हों, क्योंकि चंदू की मुक्का लगते ही वे तुरंत ढह गए। मुट्ठी इरादा! ये दृश्य देखकर दर्शकों के चेहरे पर भारीपन आ गया। चंदू ने लोकेश की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें एक बार फिर मुझ पर हमला करने दूंगा। अपनी सबसे ताकतवर चाल का इस्तेमाल करो, मेरा समय बर्बाद मत करो। लोकेश ने सिर हिलाया, ठीक है। उन्होंने अपनी हथेलियां आपस में जोड़ लीं और एक प्राचीन मंत्र पढ़ा। क्रैकल! ऊपर अंतरिक्ष में एक दरार खुल गई और दाईं ओर से तारों से भरा अनंत आकाश दिखाई दे रहा था। बंजर भूमि पर एक भयावह और भव्य आभा छा गई। समय और स्थान कांपने लगे और जमीन फटने लगी। रमेश अनजाने में उठ खड़ा हुआ और अविश्वास से लोकेश को घूरने लगा। ईश्वर श्रेणी का दिव्य जादू! देव श्रेणी! सबके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। दिव्य जादू हमेशा से ही शक्तिशाली रहा है और देव श्रेणी का दिव्य जादू का मतलब था कि मंत्र निस्संदेह भयानक होगा। अब तक कोई भी देव श्रेणी का दिव्य जादू इस्तेमाल नहीं कर पाया था। मार्शल दाओ के पतन के बाद से दिव्य जादू एक अत्यंत दुर्लभ दृश्य बन गया। ये जानना जरूरी था कि देव श्रेणी का दिव्य जादू पूरे गरुराज दिव्य महाद्वीप में भी दुर्लभ था, लेकिन वे इसे अभी स्वयं देख रहे थे। समय और स्थान लगातार कांप रहे थे और धरती एक देव श्रेणी के दिव्य जादू की अकथनीय शक्ति के नीचे फट रही थी। चंदू ने अंतरिक्ष में दरार की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट का जरा भी आभास नहीं था। लोकेश चिल्लाया, स्टारफॉल! धमाका! अनंत तारों भरे आकाश की गहराइयों से तारों की रोशनी की किरणें फूट पड़ी और अंतरिक्ष में दरार से उल्कापिंडों की बौछार हुई। उल्कापिंडों की यह बौछार चंदू पर किसी प्रलयनकारी घटना की तरह गिरी। क्रैकल! बंजर भूमि में अंतरिक्ष में अनेक दरारें दिखाई दे रही थीं। यह अत्यंत भयावह दृश्य था। रमेश ने हस्तक्षेप करने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया। देविका ने पुकारा, बड़े रमेश! रमेश को होश आया। उसे एहसास हुआ कि वह इसमें दखल नहीं दे सकता क्योंकि यह युवा पीढ़ी के बीच एक निष्पक्ष लड़ाई थी। उसने अपना दाहिना हाथ वापस खींच लिया और चंदू को गौर से देखने लगा। उल्कापिंडों की बौछार को देखते हुए आरुष का चेहरा भारी हो गया। उसे मानना पड़ा कि लोकेश का दिव्य जादू बेहद शक्तिशाली था और उसमें इतनी शक्ति थी कि वह पूरे शहर को मिट्टी में मिला सकता था। इस बीच उल्का वर्षा अंततः थम गई। धमाका! एक बड़ा विस्फोट हुआ और बंजर भूमि में एक विशाल मशरूम जैसा बादल उत्पन्न हो गया तथा कम से कम हजारों मीटर ऊपर हवा में उठकर बादलों तक पहुंच गया। विस्फोट की तीव्र लहर के बंजर भूमि से गुजरने के कारण पृथ्वी फट गई, जिसके कारण अन्य झंडों के लिए लड़ रहे लोगों को पीछे हटना पड़ा और अस्थायी रूप से शरण लेनी पड़ी। 1 मिनट बाद धूल जम गई और चंदू का पिछला स्थान नष्ट हो गया तथा वहां केवल एक विशाल गड्ढा बचा जो कम से कम 30 मीटर गहरा प्रतीत हो रहा था। यह एक ऐसा नजारा था जिसने दर्शकों को दंग कर दिया। हालांकि गड्ढे में किसी को खड़ा देखकर दर्शक दंग से स्तब्ध रह गए। वह कोई और नहीं बल्कि चंदू था और बिल्कुल ठीक लग रहा था। दर्शकों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या उसने बिना किसी चोट के ईश्वर श्रेणी के दिव्य जादू का सामना किया? क्या वह सचमुच इंसान है? रमेश ने राहत की सांस ली। वह मुस्कुराते हुए बैठ गया और बोला, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया है। देविका चंदू को बहुत देर तक देखती रही। उसकी आवाज में हैरानी साफ झलक रही थी और वह बुदबुदाई, क्या राक्षस है। लोकेश ने चंदू को सुरक्षित देखकर कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं हार मानता हूं। ये तुम्हारी जीत है। लोकेश ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया क्योंकि यदि चंदू बिना किसी चोट के उसके देव श्रेणी के दिव्य जादू का सामना कर सकता था तो उसके पास उसे हराने की शून्य संभावना थी। चंदू सचमुच पिछले 1000 सालों में देवगिरी में पैदा हुए किसी भी अन्य प्रतिभाशाली व्यक्ति से ज्यादा प्रतिभाशाली था। लोकेश ने पहले कभी किसी को उसके देव श्रेणी के दिव्य जादू का सामना करते हुए मामूली सी भी चोट खाए बिना नहीं देखा था। देवगिरी वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा की हकदार थी। लोकेश मुड़ा और चला गया। उसे पूरा यकीन था कि वह दूसरा स्थान हासिल करेगा। इस बीच चंदू पहले स्थान के झंडे की ओर बढ़ने लगा। वह बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहा था, लेकिन ये कोई अजीब बात नहीं थी क्योंकि चंदू ने यहाँ किसी को भी अपना मुकाबला करने लायक नहीं समझा था। उसकी नज़र गरुराज दिव्य महाद्वीप पर टिकी थी। हालांकि वह अहंकारी नहीं था।
वह बस आत्मविश्वास से भरा हुआ था। सभी लोग चंदू को उलझन भरी नजरों से देख रहे थे। ये साफ था कि देवगिरी एक बार फिर इस युद्ध प्रतियोगिता का विजेता होगा। इंतजार। एक चिल्लाहट की आवाज सुनकर चंदू रुक गया। सबने मुड़कर देखा कि आवाज आरुष की थी। दर्शक स्तब्ध रह गए। चंदू ने आरुष की ओर देखा। आरुष मुस्कुराया और बोला, अब मेरी बारी है। दर्शकों में शोर मच गया। वो अब भी उससे लड़ना चाहता है। इस आदमी को क्या हो गया है? क्या उसे अपने और चंदू में फर्क नजर नहीं आता? चंदू ने आरुष को गौर से देखा और पूछा, क्या हमें अब भी लड़ना होगा? आरुष ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। चंदू की नजर आरुष पर टिकी रही और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक बार मुझ पर हमला करने दूंगा। एक बार मैं अपनी चाल चल दूंगा तो बात खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें एक बार मुझ पर हमला करने दूंगा। मैं तुम्हें एक बार मुझ पर हमला करने दूंगा। चंदू की बातों पर किसी को शक नहीं हुआ, न ही किसी ने सोचा कि वह शेखी बघार रहा है। आखिरकार उसने अभी अभी लोकेश के ईश्वर श्रेणी के दिव्य जादू का सामना किया था और उससे सकुशल बच निकला था। दर्शकों की निगाहें आरुष पर टिकी थीं और वे सोच रहे थे कि आरुष मुसीबत मोल ले रहा है। देविका हंसी, वो सचमुच एक दिलचस्प लड़का है। आरुष की चुनौती ने देविका को चौंका दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चंदू को लोकेश के दिव्य जादू का सामना करते देखने के बाद भी आरुष में उसे चुनौती देने की हिम्मत होगी। चंदू ने वास्तव में लोकेश पर हमला नहीं किया था, लेकिन एक बच्चा भी चंदू की ताकत का अंदाजा लगा सकता था कि कैसे उसने मुट्ठी की मंशा का इस्तेमाल किया था और लोकेश के भगवान स्तर के दिव्य जादू का सामना किया था। यह आत्मविश्वास था या अहंकार, दर्शकों को जल्द ही पता चल जाएगा। सबकी निगाहों के बीच आरुष धीरे धीरे चंदू की ओर बढ़ा। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हम शुरू कर सकते हैं? चंदू ने सिर हिलाया, जरूर। स्वूश, आरुष अचानक गायब हो गया। चंदू की आंखें सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से अपना दाहिना हाथ अपने गले के सामने उठा लिया। धमाका। चंदू ने जब आरुष के अपने गले की ओर बढ़ते हमले को रोका तो एक धीमी सी आवाज गूंजी। आरुष का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने अपना पैर चंदू की जांघों की ओर घुमाया, लेकिन उसकी लात हवा के अलावा कुछ नहीं लगी, क्योंकि चंदू पहले ही पीछे हट चुका था। इस बीच चंदू पीछे हट गया था, लेकिन आरुष एक बार फिर उसके सामने आ गया था। चंदू ने अपना हाथ उठाया और सामने खड़े आरुष को मुक्का मारा। धमाका। चंदू की मुट्ठी से अंतरिक्ष टूट गया, लेकिन वह आरुष को नहीं लग सका। चंदू की पुतलियां सिकुड़ गईं। आरुष पहले से ही उसके पार्श्व में था और उसका मुक्का पहले से ही उसकी कनपटी की ओर जा रहा था। धमाका। चंदू को उड़ा दिया गया, लेकिन आरुष ने उड़ते हुए चंदू को पकड़ लिया और उसके गले पर मुक्का मार दिया। धमाका। चंदू ने उड़ान जारी रखी और आरुष ने एक बार फिर उसे पकड़ लिया और फिर एक और मुक्का मारा। बंजर जमीन पर एक अजीब सा दृश्य सामने आया। चंदू आरुष के प्रतिरूपों से घिरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में ही अटक गया हो, क्योंकि आरुष उसे लगातार मुक्कों से उड़ा रहा था। यह एक अजीब लेकिन भयानक दृश्य था। दर्शक ये जानकर दंग रह गए कि चंदू 30 मीटर से अधिक उड़ चुका था, लेकिन वह अभी भी जमीन पर नहीं उतरा था। आरुष अपनी गति के बल पर उसे हवा में ही अटकाए हुए था। यह दृश्य इतना अवास्तविक था कि दर्शकों को अपने जबड़े जमीन से ऊपर उठाने पड़े। क्या वह विजयगढ़ से नहीं था? वह इतना शक्तिशाली क्यों था? रमेश ने अविश्वास से आरुष को देखा, कितनी भयानक गति है। देविका ने हल्के से सिर हिलाया। वह भी दंग रह गई। आरुष की गति पहली बार की तुलना में कई गुना बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि उस नन्हे से लड़के ने मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के लिए पूरी मेहनत से तैयारी की थी। धमाका। चंदू से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। चंदू कुछ कर पाता उससे पहले ही आरुष कहीं दूर जा चुका था। उसकी चकमा देने की क्षमता ने सबको अचंभित कर दिया। हालांकि दर्शक ये देखकर ज्यादा हैरान थे कि आरुष के लगातार हमलों के बावजूद चंदू अभी भी जिंदा था। दरअसल उसे कोई चोट नहीं लगी। क्या वह कोई शारीरिक साधक था? दर्शक स्तब्ध होकर चंदू को देखने लगे। चंदू ने अपनी गर्दन तानकर अपनी हड्डियां चटकाईं। उसने आरुष को गौर से देखा और कहा, तुमने मुझे हैरान कर दिया। मुझे मानना पड़ेगा कि गति के मामले में तुम मुझसे बेहतर हो। आरुष चुप था। उसने कई जोरदार हमले किए थे, लेकिन चंदू को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। क्या वह सचमुच फिजिक कल्टीवेटर है? आरुष थोड़ा हैरान हुआ। तुम तेज तो हो, पर अफसोस है कि तुम मेरी सुरक्षा व्यवस्था तोड़ने लायक ताकतवर नहीं हो, चंदू ने कहा। उसने अपनी दाहिनी हथेली खोली और जमीन पर पटक दी। धमाका। एक क्षण में पृथ्वी जोर से कांप उठी और पृथ्वी की गहराई में छिपी शक्ति चंदू की हथेली में प्रवाहित हो गई।
महान पृथ्वी बल, दर्शकों में से किसी ने चिल्लाकर कहा। आरुष अचानक गायब हो गया। चंदू की आंखें ठंडी चमक से चमक उठी। उसने अपना दाहिना हाथ जोर से घुमाया और दहाड़ा, पृथ्वी फट। धमाका, आसपास की धरती चकनाचूर होकर हवा में उड़ गई। उसी समय चंदू द्वारा धरती की गहराइयों से सोखी गई ऊर्जा जैसी एक प्रबल लहर आरुष की ओर बढ़ी। चंदू आरुष की गति को बलपूर्वक दबाने की कोशिश कर रहा था। चंदू का आक्रमण लोकेश के देव श्रेणी के दिव्य जादू के समान शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। देविका और कुछ दर्शक खड़े हो गए। सिर्फ वे ही आरुष की हरकत पर नजर रख पा रहे थे, इसलिए वे अपनी सीटों से चिपके हुए थे। आरुष ने कुछ मुंह मारे। पहली नजर में उसके मुंह के बेतरतीब लग रहे थे, लेकिन असल में वे चंदू के हमले की कमजोरी पर निशाना साध रहे थे। चंदू के हमले को चकनाचूर करने में आरुष को सिर्फ 3 मुक्के लगे और वह भूत की तरह चंदू के सामने फिर से प्रकट हो गया। चंदू की पुतलियां अविश्वास से सिकुड़ गईं जब वह अपने सामने खड़े आरुष को घूर रहा था। धमाका, चंदू एक बार फिर उड़ गया और वही अजीब दृश्य फिर से दोहराया गया। ज्यादातर दर्शक केवल आरुष की छवि ही देख पा रहे थे जब उसने चंदू को हवा में लटकाकर उसे दूर उड़ा दिया और फिर उसे पकड़कर एक बार फिर उड़ा दिया। आरुष के हमले इतने तेज थे कि चंदू जवाब भी नहीं दे पा रहा था। दर्शकों के जबड़े खुले के खुले रह गए। रमेश का चेहरा भद्दा हो गया और वह खुद को रोक न सका और पूछा, वह स्पेस-टाइम क्षेत्र का साधक है ना? वह इतना तेज क्यों है? देविका भी हैरान थी। आरुष की गति असामान्य थी। दिशा ने बीच में कहा, मैंने उसे हमारे ट्रायल टावर में ट्रेनिंग करते देखा। वह एक ऐसे टावर में ट्रेनिंग कर रहा था जो स्पेस-टाइम ग्रेविटी में विशेषज्ञता रखता है। देविका ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या उसने बताया कि वह किस मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रहा? दिशा बुदबुदाई, उसने कहा कि वह 9वीं मंजिल पर पहुंच गया है। 9वीं मंजिल? देविका और रमेश स्तब्ध रह गए और एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। देविका बुदबुदाई, इससे उसकी गति का पता चलता है और मुझे लगता है कि उसने 9वीं मंजिल भी जीत ली है। दिशा के चेहरे पर उलझन थी। वह आरुष की छवि को घूरते हुए हल्की सी हंसी। उसे अब भी याद था कि कैसे उसने आरुष का मजाक उड़ाया था, यह न जानते हुए कि उसने बस ईमानदारी से जवाब दिया था। उसने सचमुच खुद को मूर्ख बना लिया था। दिशा शर्मिंदा भी थी और गुस्सा भी। उसने मुझे सुधारने की जहमत भी क्यों नहीं उठाई। इस बीच आरुष अभी भी चंदू पर हमला कर रहा था। उसने चंदू पर वार करने के लिए अपना खंजर भी निकाला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चंदू का शरीर इतना मजबूत था कि वह उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका। चंदू से अचानक एक भयानक आभा फूट पड़ी। गड़गड़ाहट, आरुष की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह दूर हट गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धमाका, आरुष को उड़ा दिया गया। दर्शक चंदू के ऊपर मंडराते हुए सुनहरे ड्रैगन की भ्रामक आकृति को देखकर दंग रह गए। ड्रैगन, दर्शक समझ ही नहीं पा रहे थे कि वे क्या देख रहे हैं। एक सच्चा ड्रैगन? रमेश अचानक उठ खड़ा हुआ। वह उत्साह से झूम उठा और चंदू को घूरते हुए बोला, एक सच्चा ड्रैगन? ये निश्चित रूप से गरुराज दिव्य महाद्वीप के सच्चे ड्रैगन कुल का एक सच्चा ड्रैगन है। उसे सचमुच सच्चे ड्रैगन कुल ने स्वीकार कर लिया है। हा, उद्धरण चिन्ह। रमेश बिना किसी हिचकिचाहट के हंस पड़ा। बंजर जमीन पर एक बहरा कर देने वाला सन्नाटा छा गया था और वह इतना शांत था कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। यहाँ ड्रैगन की बात हो रही थी और चंदू को असल में दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रैगन, सच्चे ड्रैगन ने पहचान लिया था। दर्शकों को अंततः समझ में आ गया कि चंदू का शरीर इतना मजबूत क्यों था, और यह सब इसलिए था क्योंकि एक सच्चा ड्रैगन उसकी रक्षा कर रहा था। चंदू के ऊपर मंडराते उस मायावी सुनहरे अजगर को देखकर आरुष दंग रह गया। वह सचमुच अचंभित रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चंदू एक सच्चे अजगर के संरक्षण में है। एक सच्चा ड्रैगन? मैंने विजयगढ़ में जो किताबें पढ़ी हैं उनमें लिखा है कि ड्रैगन एक ऐसा प्राणी है जो सिर्फ मिथकों में ही पाया जाता है। इसलिए आरुष ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह एक दिन ड्रैगन देखेगा। आरुष ने मन ही मन कहा, मास्टर पगोडा, ये तो एक ड्रैगन है। छोटा पगोडा अवाक रह गया। इस बीच चंदू ने आरुष को घृणित भाव से घूरा। मुझे मानना पड़ेगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ अपना कोई तुरुप का पत्ता इस्तेमाल कर दूंगा, उसने कहा। वह अपने तुरुप के पत्ते छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पता चला कि आरुष की गति बहुत ही भयानक थी। उसे लगा कि उसके पास अपने तुरुप के पत्तों में से एक का इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं है, वरना उसे बस मार ही खानी पड़ेगी। आरुष इतना ताकतवर नहीं था कि उसे मार सके, लेकिन देवगिरी के प्रतिनिधि के रूप में उसकी प्रतिष्ठा अभी भी कायम थी।
आरुष की नजर चंदू के ऊपर मौजूद मायावी सच्चे अजगर पर टिकी थी। वह सच्चा अजगर एक मायावी आकृति मात्र था क्योंकि उसका असली शरीर चंदू के भीतर मौजूद था। आरुष को मानना पड़ा कि उसे ड्रैगन से थोड़ा डर लगता था, लेकिन किसी मायावी आकृति से नहीं। तो क्या हुआ अगर कोई असली ड्रैगन था? उसका मुख्य शरीर गायब था, इसलिए आरुष उसे एक मौका देने के लिए तैयार था। आरुष ने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली। आखिरकार वह पूरी ताकत से हमला करने वाला था। चंदू आरुष की ओर चल पड़ा। उसने उसे घूरकर गुस्से से कहा, सच्चे ड्रैगन वंश की ताकत को महसूस करो। दहाड़। चंदू दहाड़ा और मायावी सच्चा ड्रैगन भी दहाड़ा। धमाका। एक सच्चे ड्रैगन की प्रभावशाली आभा बंजर भूमि पर छा गई। दर्शक और प्रतिभागी कांपते हुए जमीन पर गिर पड़े। रक्त वंश का दमन। साधारण मनुष्यों का रक्त वंश सच्चे ड्रैगन रक्त वंश के प्रभुत्वशाली आभामंडल का सामना कैसे कर सकता है? ऊपरी क्षेत्र के गुरुराज अकादमी के कुछ बुजुर्ग तो आगे की ओर झुक गए और वे कांपते हुए जमीन पर गिरने से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। देविका और रमेश पीले पड़ गए। वे शक्तिशाली तो थे, लेकिन सच्चे ड्रैगन के वंश का दमन इतना प्रबल था कि वे बिना किसी कष्ट के उसे सहन नहीं कर सकते थे। वे सिर्फ मनुष्य थे, इसलिए यह अजीब नहीं था कि उन्हें अपने उच्च साधना आधार के बावजूद सच्चे ड्रैगन की रक्त रेखा के दमन का विरोध करना मुश्किल लगा। हालांकि दर्शक ये देखकर हैरान रह गए कि वंश दमन का खामियाजा भुगतने के बावजूद आरुष अभी भी सीधा खड़ा था। वह अविचलित और पूर्णतः अप्रभावित दिख रहे थे। वह अप्रभावित क्यों है? दर्शक स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं। देविका की आंखें भी आश्चर्य से भर गईं। वह आरुष को घूर रही थी। वह अजगर के क्रोध के सामने कैसे शांत रह सकता था? हालांकि चंदू किसी और की तुलना में अधिक हैरान था। आप ये कैसे हो सकता है? वह हकलाया। आरुष को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि उस पर कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा, लेकिन वो देख सकता था कि असली ड्रैगन का वंश उसे दबा नहीं सकता। मास्टर पगोडा, क्या हो रहा है? मैं इससे अप्रभावित क्यों हूं? उसने मास्टर पगोडा से पूछा। लिटिल पैगोडा का जवाब थोड़ा देर से आया, शायद यह एक नकली ड्रैगन है। आरुष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नकली ड्रैगन? उसने ऊपर उस मायावी सुनहरे अजगर की ओर देखा। उसकी दबंग आभा सबको दबा रही थी। प्रतिभागी उसकी उपस्थिति में हिल डुल नहीं सकते थे, इसलिए ये बनावटी नहीं लग रहा था। हालांकि यह एक निर्विवाद तथ्य था कि सच्चे ड्रैगन का प्रभावशाली आभामंडल उसे दबा नहीं सकता था, जिसका केवल एक ही अर्थ हो सकता था। मास्टर पगोडा मुझसे कुछ छुपा रहे होंगे। दहाड़। तभी चंदू दहाड़ा और मायावी सुनहरा अजगर भी दहाड़ा। एक सच्चे ड्रैगन की भयावह आभा बंजर भूमि में फैलते ही ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ। कमजोर दर्शकों को बहुत बुरा लगा क्योंकि उन्हें अंदरूनी चोटें लगीं और कुछ की नाक से खून भी बहने लगा। बाकी लोगों ने ये देखा और वे चंदू की जगह से जितना हो सके दूर भागने लगे। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह सच्चे ड्रैगन रक्त वाले के करीब रहे। आरुष को यकीन था कि चंदू ने पहले से ज्यादा तेज दहाड़ मारी है, तो फिर वो अभी तक पूरी तरह ठीक क्यों था? वो वहीं खड़ा रहा जबकि आसपास के प्रतिभागी उनसे दूर भाग रहे थे। आरुष को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैं पूरी तरह ठीक कैसे हूं? चंदू ने आरुष को घूरा और उसे पता चल गया कि वह मुसीबत में है। ये बेतुका था कि आरुष सच्चे ड्रैगन की आभा से अछूता था। उसके मन में हजारों विचार कौंध रहे थे, लेकिन उसे अभी भी कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा था। आरुष ने चंदू पर नजर डाली और वह अचानक गायब हो गया। चंदू के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। वह पीछे हटने ही वाला था कि आरुष का खंजर उसकी गर्दन पर वार कर चुका था। झनकार, घर्षण से चिंगारियां निकली, लेकिन चंदू को कोई चोट नहीं आई। हालांकि ARUSH अभी पूरा नहीं हुआ था। चंदू के कानों में एक भयंकर आवाज गूंजी जब आरुष ने तलवारबाजी का शानदार प्रदर्शन करते हुए चंदू पर बार बार वार किया और छुरा घोंपा। चंदू अभी भी पलटवार कर सकता था, लेकिन वह आरुष को बिल्कुल भी नहीं मार पा रहा था। चंदू को ऐसा लग रहा था जैसे आरुष के लगातार हमले के आगे उसका दम घुट रहा हो। दर्शक दंग रह गए। आरुष की गति अद्भुत थी, लेकिन चंदू का बचाव आरुष की गति से भी ज्यादा भयावह था। कुछ क्षण बाद आरुष ने हमला करना बंद कर दिया और अपने हाथ में खंजर की ओर देखने लगा। खंजर टूट गया था, लेकिन चंदू को कोई चोट नहीं आई। चंदू का बचाव वाकई असामान्य था। चंदू ने उनके बीच की दूरी बढ़ाते हुए कहा, एक सच्चा अजगर मेरी रक्षा कर रहा है। तुम मुझे मार नहीं पाओगे, भले ही तुम मुझसे 2 साधना क्षेत्र ऊपर हो। आरुष निःशब्द होकर चंदू को देखता रहा। तभी चंदू ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे कसकर भींच लिया।
उस मायावी सुनहरे अजगर ने अपने पंजे आसमान में ऊंचे उठाए और जमीन पर पटक दिए। ये हमला बहुत शक्तिशाली और विनाशकारी था, जिससे पृथ्वी हिंसक रूप से कांपने लगी। आरुष की आंखें सिकुड़ गईं और वह पीछे हटने से पहले कांप उठा। धमाका, जमीन फट गई और जहां वह पहले खड़ा था वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया। बंजर भूमि पर भी एक शक्तिशाली प्रघात तरंग फैली। स्वूश, आरुष चंदू के सामने फिर प्रकट हुआ और उसने अचानक अपना खंजर चंदू की आंखों पर तान दिया। हमले से चिंगारियां निकली, लेकिन चंदू को कोई चोट नहीं आई। आरुष ने तुरंत पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन चंदू की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी आंखों से एक चमकदार सुनहरी किरण निकली और सीधे आरुष की ओर बढ़ी। आरुष का पीछे हटना तीव्र था, लेकिन वह बहुत देर से पहुंचा। आरुष को हमले का सबसे ज्यादा झटका लगा और वह कुछ मीटर दूर जा गिरा। जब वह संभला तो उसने अपने दाहिने हाथ की ओर देखा तो पाया कि चंदू के हमले ने उसे काला कर दिया था। यह दृश्य देखकर काव्या की भौहें चिंता से सिकुड़ गईं। आरुष ने चंदू को गौर से देखा और पाया कि उसकी त्वचा पर एक सुनहरी चमक थी। एक सच्चा ड्रैगन सचमुच उसकी रक्षा कर रहा था, और यह आरुष समेत सभी के लिए एक अभूतपूर्व दृश्य था। एक सच्चे ड्रैगन के संरक्षण में चंदू अजेय लग रहा था। रमेश ने आरुष को घूरते हुए कहा, वह मजबूत है, लेकिन लड़ाई खत्म हो गई है। एक सच्चे ड्रैगन की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। आरुष की तो बात ही छोड़िए, रमेश को भी भरोसा नहीं था कि वह चंदू को मार पाएगा, जबकि उसकी साधना का आधार बहुत शक्तिशाली था। चंदू वास्तव में गरुराज दिव्य महाद्वीप की गुरुराज अकादमी द्वारा चुने जाने के योग्य था। चंदू ने आरुष की आंखों में देखा और कहा, तुमने मुझे अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन तुम सच में। श्रीक, तलवार की तीखी आवाज पूरे बंजर इलाके में गूंज उठी और दर्शक ये देखकर चौंक गए कि चंदू की गर्दन से तलवार निकली हुई है। इस हमले से चंदू घबरा गया। सभी की निगाहें आरुष पर टिक गईं और दर्शक ये जानकर दंग रह गए कि तलवार आरुष की ओर से आई थी। तलवारबाज रमेश खड़ा हो गया। वह अभी अभी आगे बढ़ने ही वाला था कि देविका ने उसे समय रहते रोक दिया। देविका को रमेश को दखल देने से रोकना पड़ा, क्योंकि अगर कोई बाहरी व्यक्ति चल रहे युद्ध में दखल देता तो गुरुराज अकादमी की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती। आखिरकार सभी 360 राज्य युद्ध देख रहे थे। रमेश को होश आया और उसने अपनी मुट्ठियां ढीली कर दी। वह चल रही लड़ाई को गौर से देखने लगा। आरुष चंदू की ओर बढ़ा और जब भी वह चंदू की ओर बढ़ता, एक उल्टी हुई तलवार उसे काटती। ज्यादातर दर्शक सिर्फ रोशनी की चमक ही देख पा रहे थे। वे आरुष की उड़ती तलवारों को देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी गति उनकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा थी। चंदू लगातार हमले से लड़खड़ाकर पीछे हट गया, लेकिन उसकी त्वचा पर सुनहरा रंग अचानक आग में बदल गया। धमाका, आरुष की उड़ती तलवारें भस्म हो गईं और चंदू के ऊपर का मायावी सुनहरा ड्रैगन मूर्त होने लगा। सच्चे ड्रैगन का असली शरीर प्रकट होने वाला था। मायावी सुनहरे ड्रैगन की सुरक्षा के कारण चंदू आरुष के लगातार हमलों से बच गया। जैसे ही चंदू का असली ड्रैगन प्रकट होने लगा, दर्शक विस्मय से देखते रह गए, जबकि कुछ दर्शक सच्चे ड्रैगन को गंभीरता से देखते रहे। गरुराज दिव्य महाद्वीप में भी सच्चा अजगर एक भयानक प्राणी था। सच्चा अजगर आरुष को घृणा से घूर रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वह आरुष को चींटी समझ रहा हो। आरुष अचानक दर्शक दीर्घा की ओर मुड़ा। उसने सच्चे ड्रैगन की ओर इशारा करते हुए पूछा, मैं उससे लड़ रहा हूं या चंदू से? उनके शब्दों से दर्शक चुप हो गए। एक सच्चे ड्रैगन के असली शरीर का सामना करना वास्तव में बेतुका था। हालांकि चंदू के विचार अलग थे। उन्होंने समझाया, मैंने इसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और हमारी जिंदगी साझा है। इसे मेरा साथी माना जा सकता है। अगर आपका कोई साथी है तो आप उसे भी बुला सकते हैं। देविका के चेहरे पर उलझन थी, लेकिन उसके पास चंदू के पक्ष में बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह सही कह रहा है। तीसरा राउंड बिना किसी रोक टोक के है। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। देविका ने हिचकिचाते हुए कहा, एक बार जब आप हार मान लेंगे तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। उन्होंने ईमानदारी से आरुष को एक प्रतिभा के रूप में संजोया। चंदू को निश्चित रूप से गरुराज दिव्य महाद्वीप की गुरुराज अकादमी द्वारा ले जाया जाएगा, लेकिन ऊपरी क्षेत्र की गुरुराज अकादमी निश्चित रूप से नहीं हारेगी यदि आरुष उनके साथ रहे। हालांकि आरुष चुप रहा और उसकी प्रतिक्रिया देविका को परेशान कर रही थी। वह देख सकती थी कि आरुष हार मानने को तैयार नहीं था। वह उसकी आंखों में ये साफ देख सकती थी। कितनी शर्म की बात है। देविका ने मन ही मन आह भरी। दहाड़, सच्चा ड्रैगन आरुष पर दहाड़ा। धमाका, गर्जना के जोर से अंतरिक्ष कांप उठा और धरती एक बार फिर तहस नहस हो गई।
आरुष ने सच्चे ड्रैगन की ओर देखा और अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ थाम लिया। काव्या ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। वह समझ सकती थी कि आरुष हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने उससे लड़ने का फैसला किया। वह उसके साथ जीने मरने को भी तैयार थी। आरुष भी मुस्कुराया और फिर गंभीर भाव से सच्चे ड्रैगन की ओर देखने लगा। ड्रैगन उसकी ओर झपटा और उसकी दबंग आभा बंजर भूमि पर फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो धरती भी डर के मारे कांप रही हो। सच्चे ड्रैगन का हमला आरुष और काव्या को मारने के लिए काफी शक्तिशाली था। फिर भी काव्या अडिग रही और उसने उसे घूरा भी। उसे जरा भी डर नहीं था। आरुष ने पैर पटका और तलवार की चमकदार रोशनी ने आसमान को रोशन कर दिया। आरुष ने पत तलवार निकाल ली थी और वह इसके साथ तत्काल मृत्यु प्रहार करने वाला था। भिन भिनाओ। पत तलवार सच्चे ड्रैगन की ओर उड़ते हुए एक गूंजती हुई ध्वनि निकाल रही थी। दर्शक भयभीत होकर देख रहे थे कि तलवार की रोशनी सच्चे ड्रैगन के सिर में कैसे घुस गई। आरुष अचानक गायब हो गया और सच्चे ड्रैगन के ऊपर फिर प्रकट हुआ। उसने अपनी तलवार उसके सिर के काफी ऊपर उठाए और नीचे वार किया। आह! सच्चे ड्रैगन की तीखी चीख में दर्द और रोष का मिश्रण था। उसके सिर पर एक बड़ा घाव दिखाई दिया और खून मूसलाधार बारिश की तरह बरसने लगा। दर्शक और चंदू अविश्वास में थे। ये कैसे संभव है कि वह एक सच्चे ड्रैगन को घायल कर पाए? उसने एक सच्चे ड्रैगन के असली शरीर को ही छेद दिया। चंदू अविश्वास से लड़खड़ा गया और गिरते हुए सच्चे ड्रैगन को देखता रह गया। इस बीच आरुष का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने एक बार फिर अपनी तलवार उठाए और वार किया। एक सच्चे ड्रैगन के सामने खुद को रोकने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसे तब तक पीटना था जब तक कि उसमें लड़ने की इच्छाशक्ति न खत्म हो जाए। दर्शकों की आंखें बाहर निकल आई और उनके जबड़े जमीन पर गिर गए, क्योंकि उन्हें तुरंत समझ आ गया कि आरुष क्या करना चाहता था। वह सच्चे ड्रैगन को मारना चाहता था। तभी सच्चे ड्रैगन ने एक करुण विलाप किया, मानो वह किसी को बुला रहा हो। क्रैकल। आरुष के पीछे अंतरिक्ष में एक दरार खुल गई और उसमें से एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति निकला। सावधान! काव्या चिंतित होकर चिल्लाए। आरुष का दिल डर से धड़क उठा। वह घात लगाए बैठे लोगों का सामना करने के लिए मुड़ा, लेकिन काव्या अपनी बाहें फैलाए उसके सामने खड़ी थी। धमाका! ऊर्जा की एक विनाशकारी लहर ने आरुष और काव्या दोनों को उड़ा दिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। आरुष ने जल्दी से ऊपर देखा तो काव्या जल रही थी। वह उसके सामने राख में बदल रही थी। काव्या ने आरुष को लालसा भरी निगाहों से देखा। भावनाओं की एक लहर के उमड़ने से आरुष के चेहरे का रंग उड़ गया। काव्या ने हताश होकर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ भी राख में तब्दील हो रहा था। ऐसा लगता है कि मैं अगले जन्म में ही तुमसे शादी कर पाऊंगी, उसने कमजोरी से कहा। कथानक के इस मोड़ ने सभी को अचंभित कर दिया। देविका का चेहरा पीला पड़ गया। किसी ने सचमुच गुरुराज अकादमी की मार्शल प्रतियोगिता में दखल देने की हिम्मत की। वह कुछ करने ही वाली थी कि रमेश ने उसे रोक दिया। रमेश ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और समझाया, वह सच्चे ड्रैगन कुल का प्रधान बुजुर्ग है, नामदेव। गुरुराज अकादमी तो ठीक रहेगी, लेकिन अगर तुम उसे रोकोगे तो शायद तुम्हारी मौत हो जाएगी। सच्चा ड्रैगन कबीला प्राचीन वानर कबीले के साथ गरुराज दिव्य महाद्वीप के दानव क्षेत्र में स्थित था। वे गरुराज दिव्य महाद्वीप के दानव क्षेत्र के 2 शासक थे। यहाँ तक कि गरुराज दिव्य महाद्वीप की गुरुराज अकादमी को भी उनसे सावधान रहना पड़ा, क्योंकि सच्चे ड्रैगन कबीले की मात्र प्रजाति प्राचीन स्वर्गीय ड्रैगन कबीला गुरुराज अकादमी की मुख्य अकादमी में महत्वपूर्ण पदों पर थी। यदि समर्थकों की तुलना की जाए तो गरुराज दिव्य महाद्वीप की गुरुराज अकादमी ही उनसे तुलना करने की आशा कर सकती है। देविका जानती थी कि वह सच्चे ड्रैगन कबीले का विरोध नहीं कर सकती। अगर उसने कोई कदम उठाया तो बहुत संभावना थी कि उसका अंजाम वही होगा जो रमेश ने कहा था। सच्चे ड्रैगन कबीले की हिम्मत गुरुराज अकादमी पर पूरी ताकत से हमला करने की नहीं थी, लेकिन फिर भी वे उसे मार सकते थे। वे ऐसा बिना किसी की नज़र में आए भी कर सकते थे। देविका काफी देर तक चुप रही और फिर बोली, क्या मुझे इसे अनदेखा कर देना चाहिए? रमेश ने सिर हिलाया, बर्दाश्त करो वरना मर जाओगे। देविका ने बिना कुछ कहे अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आखिरकार उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह खुद को असहाय महसूस कर रही थी, बेबस इसलिए क्योंकि वह जानती थी कि वह गरुराज दिव्य महाद्वीप के इतने शक्तिशाली प्राणी को हरा नहीं सकती। वह मुख्य अकादमी से संपर्क करने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन प्रसारण आसानी से बाधित हो सकता था। देविका ने मन ही मन आह भरी और अपनी मुट्ठियां ढीली कर दी। वह बस हार मान सकती थी।
वह गुस्से में थी, लेकिन कठोर सच्चाई ये थी कि वह किसी शक्तिशाली व्यक्ति के सामने ही झुक सकती थी। इस बीच आरुष काव्या के साथ जमीन पर पड़ा था। काव्या का शरीर और आत्मा भयानक गति से राख में बदल रहे थे। जल्द ही उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आरुष केवल काव्या को घूरता रह गया। नामदेव ने आरुष को घूरा, तुम जैसे लोग मेरे सच्चे ड्रैगन वंश के ड्रैगन को मारने के लायक कैसे हो सकते हो? वह चंदू के ड्रैगन को बचाने के लिए यहाँ आया था। चंदू सच्चे ड्रैगन कबीले का एक युवा स्वामी था, इसलिए वह उसे मरने नहीं दे सकता था। यदि वह यहीं और आरुष के हाथों मारा गया तो सच्चा ड्रैगन कबीला निश्चित रूप से गरुराज दिव्य महाद्वीप की हंसी का पात्र बन जाएगा। नामदेव अगर गरुराज दिव्य महाद्वीप पर होते तो ऐसा करने की हिम्मत न करते, लेकिन वे तो उच्च लोक में थे। उन्हें नियमों की जरा भी परवाह नहीं थी। कौन मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा? कौन? नामदेव ने आरुष को जानलेवा निगाहों से घूरा। आरुष की तलवार इतनी तेज थी कि वह किसी सच्चे ड्रैगन की भी रक्षा पंक्ति को चकनाचूर कर सकती थी, और वह एक तलवारबाज भी था। भविष्य में वह सच्चे ड्रैगन कुल के लिए एक बड़ा खतरा जरूर साबित होगा, इसलिए नामदेव ने उसे मारने की ठान ली। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली और उसकी हथेली में एक भयानक ऊर्जा इकट्ठा हो गई। नामदेव की हत्या की मंशा साफ दिखाई दे रही थी। 360 राज्यों के दर्शक इस दृश्य को स्तब्ध होकर देख रहे थे। आखिर ऐसा कैसे हो गया? क्या ये एक निष्पक्ष मुकाबला नहीं होना चाहिए था? ये साफ तौर पर सिर्फ बदमाशी है। गुरुराज अकादमी को क्या हो गया है? वो कुछ क्यों नहीं कर रहे? आखिर क्यों? दर्शक भ्रमित थे। मोहन अचानक चिल्लाया, क्या यह एक निष्पक्ष लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी? ये निष्पक्ष लड़ाई कैसे हो सकती है? दर्शक दीर्घा में बैठे दर्शक चुप थे। देविका भी चुप थी। वे जानते थे कि यह सब अनुचित था, लेकिन उन्होंने देखने के अलावा कुछ नहीं किया। मोहन उनकी चुप्पी से स्तब्ध रह गया। ये कैसा न्याय है? न्याय कहाँ है? वह चिल्लाया। देविका और बाकी दर्शक चुप रहे। निरंकुश सत्ता के सामने निष्पक्षता और न्याय क्या है? कोई भी इतना साहसी नहीं था कि सच्चे ड्रैगन कबीले के खिलाफ जा सके। इस बीच नामदेव आरुष पर हमला करने ही वाला था कि अचानक एक रहस्यमय शक्ति ने काव्या की क्षीण होती आत्मा को घेर लिया। एक चिड़ी हुई आवाज गूंजी, लानत है, लानत है, लानत है सब पर। गुंजन। आरुष से प्रकाश की एक सुनहरी किरण निकली और आकाश में उड़ गई। एक छोटे से शिवालय की भ्रामक आकृति प्रकट हुई और फिर एक सुनहरी भ्रामक आकृति में विलीन हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं था, ये भ्रामक आकृति कोई और नहीं बल्कि मास्टर शिवालय ही थे। नामदेव की आंखें सिकुड़ गईं। तुम कौन हो? मास्टर पगोडा दहाड़े, मैं तुम्हारा खूनी पूर्वज हूं। तुम सड़े हुए छिपकली। मास्टर पगोडा अचानक गायब हो गए। नामदेव की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने अपने दाहिने हाथ से मुक्का मारा। स्वूश। नामदेव का मुक्का प्रकाश की सुनहरी किरण से टकराया। धमाका। प्रकाश की सुनहरी किरण बिखर गई और नामदेव उड़ गए। दर्शक अचंभित रह गए। हालांकि मास्टर पैगोडा ने अभी भी अपना काम पूरा नहीं किया था। उन्होंने नामदेव को सिर से पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। धमाका। जमीन धंस गई और ये दृश्य देखकर दर्शक स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वे एक सच्चे ड्रैगन को बुरी तरह पीटते हुए देखेंगे। नामदेव गुर्राया और अपने असली रूप में आ गया, 1 किलोमीटर लंबे विशालकाय अजगर का रूप। उसने आकाश में उड़कर अपने और मास्टर पैगोडा के बीच की दूरी बढ़ा दी। मास्टर पैगोडा की मायावी आकृति नामदेव के ऊपर प्रकट हुई और उन्होंने नामदेव पर पैर रखा। धमाका। नामदेव उल्कापिंड की तरह नीचे गिरा और उसके मुंह से खून बहते हुए उसकी करुण चीख किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। यह एक तरफा पिटाई थी। नामदेव जमीन पर गिर पड़ा और मास्टर पैगोडा उसके पेट के बल पुनः प्रकट हो गया। फाड़ना। मास्टर पैगोडा ने नामदेव के पेट में एक छेद कर दिया और उसने नामदेव के अंदरूनी हिस्सों और स्नायुबंधन को निकालना शुरू कर दिया। दर्शक भयभीत हो गए। मास्टर पैगोडा द्वारा नामदेव की नसें निकालने की कार्रवाई सच्चे ड्रैगन कबीले की गरिमा को कुचलने वाली थी। तीव्र दर्द के कारण नामदेव कराह उठा, लेकिन मास्टर पैगोडा ने अभी भी अपना काम पूरा नहीं किया था। उसने नामदेव के शरीर की हर एक नस को नोच डाला। जल्द ही बंजर भूमि ड्रैगन के खून से भीग गई। नामदेव मुश्किल से जीवित बचे थे। मास्टर पैगोडा। आरुष चिल्लाया। मास्टर पैगोडा रुक गए और आरुष की ओर देखने लगे। आरुष की आवाज कांप रही थी जब उसने पूछा, छोटी काव्या, क्या तुम उसे बचा सकती हो? मास्टर पैगोडा आरुष की ओर चले गए। उन्होंने काव्या की संक्षिप्त जांच की और फिर कहा, हाँ, कृपया उसे बचा लो। आरुष ने विनती की। मास्टर पैगोडा की आवाज गंभीर थी जब उन्होंने कहा, मैं उसे अभी नहीं बचा सकता। मैं केवल उसकी आत्मा की रक्षा कर सकता हूँ। उसकी आत्मा बुरी तरह घायल है।
हमें एक तलवार चाहिए। तुम्हें एक ऐसी तलवार ढूंढनी होगी जो उसे ठीक होने में मदद करे। अगर मैं उसे घायल आत्मा के साथ बचाऊंगा तो वह कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। आरुष ने जल्दी से पूछा, ये कौन सी तलवार है? मास्टर पगोडा ने जवाब दिया, किंगजुआन तलवार। किंगशुआन तलवार। आरुष की पुतलियां सिकुड़ गईं। तलवार मास्टर की तलवार। मास्टर पगोडा ने सिर हिलाया, हाँ। आरुष ने पूछा, ये कहाँ है? मास्टर पैगोडा ने उत्तर दिया, गरुराज दिव्य महाद्वीप। यह अमर कुल के हाथों में है। अमर वंश। आरुष ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मास्टर पगोडा ने कहा, अभी के लिए मैं उसकी आत्मा को आपकी तलवार में संग्रहित करूंगा। आरुष का दम घुट रहा था, जैसे काव्या की आत्मा को घूर रहा हो, जो बिल्कुल काव्या जैसी लग रही थी। उसने धीरे से उसका चेहरा छुआ और फुसफुसाया, छोटी काव्या, मेरा इंतजार करो। इसके साथ ही उसने काव्या की आत्मा को अपनी पत तलवार में खींच लिया। उसने अपने होठों से खून पोंछा और नामदेव की ओर चलने से पहले खड़ा हो गया। नामदेव मृत्यु के कगार पर था। दर्शकों ने देखा कि आरुष नामदेव के ड्रैगन सिर की ओर बढ़ रहा है। दर्शक दीर्घा से रामदेव की आवाज गूंजी, अगर तूने उसे मार डाला तो तू हमेशा के लिए सच्चे ड्रैगन कबीले का दुश्मन बन जाएगा। एक बार जब सच्चा ड्रैगन कबीला तेरे सिर पर इनाम रख देगा तो तू जरूर मर जाएगा। तुझे 2 बार सोचना चाहिए। आरुष ने अपनी तलवार उठाए और उसे नीचे की ओर घुमाया। धम्म। नामदेव का सिर जमीन पर गिरते ही एक हल्की सी आवाज हुई और खून से सने हुए ठूंठ से फव्वारे की तरह खून फूट पड़ा। दर्शक चुप हो गए। आरुष मुड़ा और चंदू की ओर चलने लगा। रमेश ने ये देखा और जल्दी से चिल्लाया, नहीं। आरुष रुक गया और रमेश की ओर देखा। रमेश ने आरुष को घूरते हुए समझाया, आन कबीले में 2 योद्धा देवियां हैं और उसका दाव रक्षक उन 2 योद्धा देवियों में से एक है। वह आन कबीले का है। अगर तुम उसे मार दोगे तो तुम उन दोनों योद्धा देवियों के साथ साथ गुरुराज अकादमी के भी दुश्मन हो जाओगे, इसलिए तुम्हें। आरुष अचानक गायब हो गया। शंख। आरुष की पत तलवार ने चंदू के माथे को छेद दिया, जिससे वह स्थिर हो गया। गड़गड़ाहट। एक भयानक शक्ति उतरी और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूर की आकाशगंगा से आए हो। उस भयानक शक्ति के नीचे कांपते हुए पूरे ऊपरी क्षेत्र में गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी। पूरा ऊपरी क्षेत्र कांप रहा था। रमेश की आवाज कांप उठी और वह चिल्लाया, ये भयावह शक्ति अवश्य ही आन वंश के किसी पूर्वज की होगी। आन कुल का इतिहास लाखों वर्षों का है और उन्होंने अपनी 2 योद्धा देवियों के अलावा कई शक्तिशाली साधक उत्पन्न किए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि आन कुल के एक अत्यंत शक्तिशाली पूर्वज ने ही उन्हें प्रेरित किया था। आरुष ने ऊपर देखा। शक्ति भयानक थी और सच्चे ड्रैगन के रक्त दमन की तुलना उस भयावह दबाव से नहीं की जा सकती थी जो उस पर इस समय पड़ रहा था। आरुष हंसा और आंखें बंद कर लीं। वह नन्ही काव्या के साथ पैदा तो नहीं हुआ था, लेकिन उसकी मृत्यु भी उसके साथ ही हो सकती थी। भिनभिनाओ। आरुष के हाथों में पत तलवार कंपन कर रही थी। सभी ने ऊपर देखा और आन कबीले के पूर्वज की प्रतीक्षा करने लगे। दफा हो जाओ। आकाशगंगा की गहराई से एक उदासीन आवाज आई, जहां न तो कोई सुनाई दे रहा था और न ही कोई दिखाई दे रहा था। कितना निर्लज्ज। पूरी आकाशगंगा में एक दहाड़ गूंज उठी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीची नजर से देखने की? तुम। अंतहीन आकाशगंगा के दूसरे हिस्से से एक दयनीय और करुण आवाज गूंजी और आकाशगंगा की गहराई में कहीं एक सिर कटा हुआ था। आकाशगंगा में शांति लौट आए और सब कुछ फिर से शांतिपूर्ण हो गया। हर कोई ऊपर देख रहा था और आन कबीले के पूर्वज की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन भयावह शक्ति अचानक एक लहर की तरह पीछे हट गई। दर्शक दंग रह गए। क्या वे यहां नहीं आएंगे? रमेश को यकीन नहीं हुआ। क्या? देविका भी हैरान थी। क्या हो रहा है? वे कहाँ हैं? लगता है स्वर्ग भी चाहता है कि तुम जीवित रहो। तुम्हें जीवित रहना चाहिए, मास्टर पैगोडा ने कहा। आरुष चुप हो गया और फिर हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, ये कहकर वह चंदू की ओर देखने के लिए मुड़ा। चंदू मर रहा था, इसलिए आरुष ने उसे खत्म करने का फैसला किया। उफ, चंदू कराह उठा और मर गया। आज ऊपरी क्षेत्र में 2 ड्रैगन मारे गए। बंजर भूमि पर सन्नाटा छा गया और दर्शक अविश्वास में थे। देवगिरी की सबसे बड़ी प्रतिभा चंदू मर चुकी है, इसलिए विजयगढ़ विजेता है। आरुष ने चंदू की भंडारण अंगूठी ले ली और उसमें 2 ड्रैगन लाशें रख दी। सभी ने देखा कि कैसे आरुष प्रथम स्थान के झंडे की ओर बढ़ रहा था। आरुष ने झंडा पकड़ा और देविका की तरफ देखा। मैं इसे ले जाऊंगा, उसने कहा। विजयगढ़ विजेता था। विजयगढ़ के लोग पागल हो गए और वे आरुष का नाम चिल्लाने लगे मानो पागल हो गए हों। आरुष विजयगढ़ में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बन गए थे।
इस बीच देविका बिना कुछ कहे आरुष को देखती रही। आरुष ने अचानक घोषणा की, मैं हमेशा विजयगढ़ की गुरुराज अकादमी का छात्र रहूंगा। मैं ऊपरी क्षेत्र की गुरुराज अकादमी का छात्र नहीं बनूंगा। देविका की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आरुष ने देविका की तरफ तिरछी नजर से देखा और समझाया, मैं ऐसी अकादमी का छात्र नहीं बनना चाहता जो सिर्फ कमजोरों को धमकाना जानती हो लेकिन ताकतवरों से डरती हो। मैं ऐसी अकादमी का छात्र नहीं बनना चाहता जो अपने छात्रों के लिए न्याय की गारंटी न दे सके। ये कहकर वह मुड़ा और चला गया। अपर रियल्म की गुरुराज अकादमी के छात्र और बुजुर्ग अपनी सीटों पर स्तब्ध बैठे हुए, मानो किसी तपती हथेली से तमाचा मार रहे हों। ऊपरी राज्य के 360 राज्यों ने सब कुछ देख लिया था, इसलिए ऊपरी राज्य की गुरुराज अकादमी अपनी प्रतिष्ठा कभी वापस नहीं पा सकेगी। देविका का चेहरा पीला पड़ गया था, उसके नाखून उसकी हथेलियों में गल गए थे। पहले कोई कदम न उठाकर उसने अपनी अंतरात्मा को धोखा दिया था और आरुष की बातें उसके दिल में कांटों की तरह चुभ रही थीं। उसे और भी बुरा लगा क्योंकि वह जानती थी कि वह गुरुराज अकादमी के नियमों का पालन करने में भी नाकाम रही थी। यह उसका पहली बार था जब उसे पूर्ण शक्ति का सामना करना पड़ा था और वह असहाय महसूस कर रही थी और साथ ही उन नैतिकताओं को बनाए रखने में डर भी रही थी जो एक साधक को साधना के मार्ग पर बनाए रखनी चाहिए। साहस का अर्थ है किसी परम शक्ति को नहीं कहना और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना। रमेश का चेहरा भी पीला पड़ गया था। चंदू मर गया, मैं क्या करूं? चंदू की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए गुरुराज दिव्य महाद्वीप की गुरुराज अकादमी के पास अब कोई भी प्रतिभागी नहीं था जो उनका प्रतिनिधित्व कर सके और उन्हें भाग्य प्रतियोगिता जीतने में मदद कर सके। रमेश ये भी जानता था कि आरुष उसके पिछले कामों की वजह से उसे नापसंद करता था। दूसरे शब्दों में, आरुष को गुरुराज दिव्य महाद्वीप की गुरुराज अकादमी में शामिल होने के लिए मनाना नामुमकिन था। रामदेव ने भी अफसोस से आह भरी। वह यहाँ काव्या को भर्ती करने आई थी, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकती थी। हर कोई चुप था और वे सभी जानते थे कि इस दशक की मार्शल प्रतियोगिता निश्चित रूप से इतिहास में सबसे अजीब मार्शल प्रतियोगिता के रूप में दर्ज की जाएगी। आरुष और मोहन बिना कुछ कहे सड़कों पर सान्याल निवास की ओर चल पड़े। आरुष को देखते हुए मोहन के चेहरे पर उलझन थी। जल्द ही वे सान्याल निवास पर पहुंच गए। आरुष ने मोहन की ओर देखा और कहा, धन्यवाद। मोहन उलझन में था, क्यों? आरुष ने जवाब दिया, जब बाकी सब चुप थे तब बाहर आने के लिए धन्यवाद। मोहन ने सिर हिलाया और कहा, हम दोस्त हैं, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। आरुष ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। सियाओ शान, प्रदीप और अनुपमा उनसे मिलने के लिए बाहर आए। आरुष ने उनके जटिल भाव देखे। इसमें कोई दो राय नहीं थी क्योंकि उन्होंने मार्शल मुकाबले के तीसरे राउंड में जो हुआ था वो भी देखा था। अनुपमा आरुष के पास गई और पूछा, क्या छोटी काव्या, क्या वह अभी भी जीवित है? आरुष ने सिर हिलाया, हाँ। अनुपमा शांत होकर बोली, अच्छा, बहुत अच्छा, चलो यहाँ आओ। वह आरुष को सान्याल निवास में ले गई। सियाओ शान मुस्कुराते हुए मोहन के पास गई। मुझे तुम पर गर्व हुआ जब तुम उसके लिए खड़े हुए। तुमने वही किया जो एक सच्चे इंसान को करना चाहिए। मोहन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, पिताजी, मैं बहुत कमजोर हूँ। मैं बाहर जाकर दुनिया का अनुभव करूंगा। सियाओ शान हिचकिचाया, लेकिन अंततः उसने सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, मैं समझता हूँ। प्रदीप ने ये दृश्य देखकर आह भरी, ये दुनिया सचमुच। आरुष ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और वह आधी रात को ही बाहर आया। वह सीढ़ियों के सामने बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। काव्या द्वारा दिया गया सुगंधित पैकेट पकड़े हुए वह बिना कुछ कहे चांद को देखता रहा। अनुपमा चलकर उसके पास बैठ गई। दिशा पहले हमसे मिलने आई थी और अपने साथ विजयगढ़ के पुरस्कार लाई थी। ये पुरस्कार हैं 10 आकाश स्तरीय आध्यात्मिक शिराएं, 20 पृथ्वी स्तरीय आध्यात्मिक शिराएं, 3 अमर स्तर की साधना नियमावलियां और 10 पृथ्वी स्तर की साधना नियमावलियां। उसने हमें कई अलग अलग आध्यात्मिक खजाने भी दिए और हमें हर साल 1 लाख सोने के आध्यात्मिक क्रिस्टल भी मिलेंगे। अनुपमा ने झिझकते हुए कहा, पिछले मार्शल प्रतियोगिताओं की तुलना में पुरस्कार बहुत अधिक हैं। आरुष चुप रहा। अनुपमा को उसकी चुप्पी पर कोई आपत्ति नहीं हुई और उन्होंने आगे कहा, चैंपियन के रूप में आपको 3 लाख स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल और गुरुराज दिव्य महाद्वीप की गुरुराज अकादमी में एकमात्र विशेष नामांकन स्थान मिलेगा। दूसरे शब्दों में, आप तुरंत गुरुराज दिव्य महाद्वीप की गुरुराज अकादमी के छात्र बन जाएंगे। अगर आप उनसे जुड़ते हैं तो वे गुरुराज अकादमी की मुख्य अकादमी को ट्रू ड्रैगन कबीले की सूचना देंगे। मुझे यकीन है कि वे आपको न्याय दिलाने में मदद करेंगे। अनुपमा ने अपनी बात खत्म करने के बाद राहत की सांस ली।
ये स्पष्ट था कि गरुराज दिव्य महाद्वीप की गुरुराज अकादमी ने यह मान लिया था कि आरुष उनकी देखभाल के योग्य है, और वे उसकी खातिर सच्चे ड्रैगन कुल के खिलाफ जाने को तैयार थे। दुनिया एक व्यावहारिक जगह थी। लोग किसी भी ऐसे व्यक्ति का ख्याल रखते थे जिसे वे मूल्यवान समझते थे, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति की जरा भी परवाह नहीं करते थे जिसे वे बेकार समझते थे। गुरुजी, कृपया वे 3 लाख स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल उन्हें लौटा दीजिए। अनुपमा ने आरुष की ओर तिरछी नजर से देखा और पूछा, क्या तुम गरुराज दिव्य महाद्वीप के गुरुराज अकादमी नहीं जा रहे हो? मैं कल गरुराज दिव्य महाद्वीप जा रहा हूँ, लेकिन मैं अकादमी में शामिल नहीं होऊंगा, आरुष ने उत्तर दिया। अनुपमा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, गुरुराज अकादमी के संयम के बिना गरुराज दिव्य महाद्वीप पर प्रकट होते ही सच्चा ड्रैगन कबीला तुम्हारा पीछा जरूर करेगा। तुम्हें, आरुष ने बीच में ही बुदबुदाते हुए कहा, मेरी जिंदगी तो किस्मत पर निर्भर है। अगर वे मुझे नहीं मार सकते तो मैं छोटी काव्या को जिंदा करूंगा और एक दिन सच्चे ड्रैगन वंश को धरती से मिटा दूंगा। अगर मैं मर भी गया तो कोई बात नहीं, मैं छोटी काव्या के साथ ही मरूंगा। इतना कहकर आरुष उठ खड़ा हुआ और चला गया। हालांकि कुछ याद आने पर वह रुक गया। उसने मुड़कर अनुपमा की ओर हल्का सा झुककर कहा, मैं अब गरुराज दिव्य महाद्वीप जा रहा हूँ। गुरुवर, कृपया अपना ध्यान रखें। आरुष ने मुड़कर चलना जारी रखा। वह कल के बजाय आज ही जाने वाला था। छोटा आरुष, अनुपमा चिल्लाए। आरुष ने पलटकर उसकी ओर देखा। अनुपमा ने मुस्कुराते हुए अपनी आवाज कांपते हुए पूछा, क्या तुम वापस आओगे? आरुष काफी देर तक चुप रहा, फिर उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। इतना कहकर वह अंततः वहां से चला गया। अनुपमा ने देखा कि कैसे आरुष का शरीर रात में विलीन हो गया। तुम्हें वापस आना होगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, उसने बुदबुदाया। चांद चमक रहा था, लेकिन रात ठंडी थी। रात की ठंड में अनुपमा अकेली रह गई।